चलो आज जो हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। हम लोग को चैप्टर का नाम होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम दो चैप्टर को मिक्स करके बनाया गया है। एक में हम लोग पढ़ते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम और एक में पढ़ेंगे हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे दो चीज को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, उसके बाद कल का वीडियोस में हम लोग देखेंगे क्या चीज, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम और यहाँ पे जो भी बात होगा वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस के बेसिस पे यहाँ पे काम चलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो जनरली हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन होता है वो भी दो टाइप का देखने को मिलता है। एक होता है डायरेक्टली और एक हम लोग होता है इक्विलिब्रियम वाला कहानी। जैसे देखो एक तुम लोग भी अगर कभी कभी देखे होगे, जैसे कभी भी रिएक्शन देखा होगा तो उसमें एक इस तरह से एरो देखने को मिला होगा और एक में इस प्रकार से देखने को मिला होगा। इसी को एक ऐसा भी दिखाया जाता है। इसको दिखाने का जरिया दो तरह से होता है। तो ये जो हम लोग को सैम्बल रहता है दिया हुआ रिएक्शन में, इसी का रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। बाकी ये जो रहता है ये हम लोग को इक्विलिब्रियम वाला कहानी नहीं होता। तो अभी सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं केमिकल रिएक्शंस का। तो दो ही टाइप का होता है। एक होता है हम लोग को रिवर्सिबल, एक हम लोग को क्या होता है, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल कहने का मतलब होता है जैसे कोई भी रिएक्शंस लिखते हैं तो हम लोग को क्या रहता है, रिएक्टेंट होता है। रिएक्टेंट से हम लोग को प्रोडक्ट बनता है। क्या होता है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट से क्या बनता है? प्रोडक्ट। तो हमारे पास दो टाइप का रिएक्शंस होता है। पहला नंबर जब रिएक्शंस में चलते हैं जिसको हम लोग बोल रहे हैं इररिवर्सिबल। क्या बोलते हैं? इररिवर्सिबल। इररिवर्सिबल कहने का मतलब है एक बार वो बन गया तो बन गया, दोबारा फिर से वापस वो नहीं आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से क्या बन गया, प्रोडक्ट। ये एक बार बन गया तो बन गया, फिर से इसका कोई चांस नहीं है कि तुम प्रोडक्ट से क्या बना सको, रिएक्टेंट। तो ऐसे रिएक्शंस को किस नाम से जानते हैं? इररिवर्सिबल रिएक्शन, जो कि दोबारा वापस ना आ सके। फिर दूसरा जो हम लोग देखते हैं वो रहता है रिवर्सिबल। और रिवर्सिबल का जो सैम्बल रहता है वो इस प्रकार से रहेगा। क्लियर है? अभी बताया उसका डिनोट करने का तरीका दो तरीका से होता है, लेकिन यहां पे रहेगा दो गो। क्या चीज रहेगा? दो गो। अब यहां से प्रोडक्ट। अब देखो ये रिएक्शंस में क्या होता है कि एक समय में रिएक्टेंट से क्या बनेगा, प्रोडक्ट, और फिर से हम लोग चाहे तो प्रोडक्ट से क्या बना सकते हैं, रिएक्टेंट। और ये दोनों प्रोसेस एक साथ होते रहता है। ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनता है। तो इस प्रकार के रिएक्शंस को बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे एक एक करके देख रहे हैं। सबसे पहले देखो इररिवर्सिबल रिएक्शंस का क्या क्या इसका हम लोग को कैटेगरी सब होता है। सबसे पहला पॉइंट में देखो, द रिएक्शन विच प्रोसीड इन वन डायरेक्शन। वैसा केमिकल रिएक्शन जो सिर्फ और सिर्फ कहां पे जाए, एक डायरेक्शन में प्रोसीड हो। क्लियर है? एक डायरेक्शन में वो हम लोग को कंप्लीट हो, और वो कहां जाएगा, सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे दो चीज बात होगा, एक होगा हम लोग को फॉरवर्ड, एक क्या होगा, फॉरवर्ड, और एक होगा बैकवर्ड। क्या चीज होगा? बैकवर्ड। फॉरवर्ड कहने का मतलब होता है आगे। क्या होता है? आगे। और बैकवर्ड का मतलब पीछे। तो यहां पर देखो जो भी हम लोग को इररिवर्सिबल होता है वो हम लोग डायरेक्टली जानते हैं रिएक्टेंट से बनता क्या है, प्रोडक्ट। मतलब पीछे से कहां जाता है, वो आगे की तरफ। तो हमेशा इररिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा, वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगा। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट में देखो, रिएक्टेंट्स आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट्स अगेन। कहने का मतलब है कि जो भी यहाँ पे रिएक्टेंट्स होता है पूरा कंप्लीटली क्या होता है, रिएक्टेंट से डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट होता है उसके पास कोई भी क्षमता नहीं रहेगा कि वो फिर से रिएक्शंस करे और क्या चीज का निर्माण करे, रिएक्टेंट का। मतलब एक बार प्रोडक्ट बन गया तो बन गया। उसी के पास हम लोग देख रहे हैं थर्ड पॉइंट में, डू नॉट अटेन इक्विलिब्रियम स्टेट। अब ये इक्विलिब्रियम का कहानी क्या होता है धीरे धीरे समझेंगे। तो ये जो हम लोग को इररिवर्सिबल जो रिएक्शन होता है ये कभी भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं करता। उसके बाद देखो फोर्थ पॉइंट, सच रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंगल एरो। कहने का मतलब हमेशा जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या लेंगे, एरो। अगर ऐसा कभी भी दिखे तो इसको ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे क्या, नहीं, इसको दिखाएंगे कहाँ पे, रिवर्सिबल में। इसको क्या चिन्ह दिखाएंगे, इररिवर्सिबल। तो यही था हम लोग को इररिवर्सिबल वाला कहानी कि इररिवर्सिबल में क्या था कि एक बार प्रोडक्ट बन गया तो बन गया, उसको फिर से प्रोडक्ट रिएक्ट मतलब कि रिएक्शंस करके रिएक्टेंट का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। क्लियर है? चलो इतना लिख लो, उसके बाद चलते हैं हम लोग रिवर्सिबल का कहानी। देखो अब दूसरा है हम लोग को रिवर्सिबल रिएक्शन। सारा कुछ तो पहले ही पढ़ा चुके हैं, बस इसको लिख लो लैंग्वेज में। पहला पॉइंट क्या है,
द रिएक्शन विच प्रोसीड इन बोथ द डायरेक्शन, ये क्या करेगा, दोनों डायरेक्शन में ये हम लोग को काम करेगा। अंडर सेम एक्सपेरिमेंटल, जो भी हम लोग को कंडीशन दिया रहेगा, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, वो सब दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। वही कंडीशन पे क्या करेगा, ये दोनों डायरेक्शन में हम लोग को काम करेगा। एक बार रिएक्टेंट से कहाँ जाएगा, वो प्रोडक्ट में, और फिर कहाँ जाएगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जाएगा। सेकेंड में पॉइंट में देखो, रिएक्टेंट्स फॉर्म प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स आल्सो रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे हम लोग जान गए कि रिएक्टेंट क्या करता है, हम लोग को प्रोडक्ट बनाता है, और प्रोडक्ट फिर से क्या करता है, रिएक्शंस करके क्या बना देता है, रिएक्टेंट बना देता है। तीसरा है कि अटेन इक्विलिब्रियम एंड नेवर गो फॉर कंप्लीशन। कहने का मतलब है कि जब भी हम लोग इरिवर्सिबल की बात करते थे तो उसमें रिएक्टेंट से बदल रहे थे किसमें, प्रोडक्ट। तो ये जो रिएक्शन होता है वो 100% कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है, 100% कंप्लीट। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस की जब बात करते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस का, तो ये 100% कंप्लीट नहीं हुआ रहता, ये होते रहता है। एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, ऐसा नहीं कि एक बार कन्वर्ट हो गया तो कन्वर्ट हो गया, ऐसा होता नहीं है, ये एक्सचेंज होते रहता है, इसलिए ये कभी भी कंप्लीट होता रिएक्शन नहीं है। उसी प्रकार से फिर फोर्थ पॉइंट देखो, रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो। इसको कैसे हम लोग को सैंपल दिखाएंगे, डबल एरो से। इसका दिखाने का दो तरीका है, एक तो हाफ हाफ एरो दिखाएंगे, लेकिन दो दिखाना है। एक बार क्या दिखा सकते हैं हम लोग, फुल में फुल दिखा सकते हैं। चलो ठीक है, इसको नोट कर लो। देखो अब हम लोग देखने जा रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का नेचर, कि जब हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम लोग देखे दो कंडीशन, एक देखे रिवर्सिबल क्या होता है, एक देखे इरिवर्सिबल क्या होता है। और इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो हम लोग रिवर्सिबल के बारे में पढ़ेंगे। किसके लिए, रिवर्सिबल। तो अब यहाँ पे रिवर्सिबल जो पढ़ने जा रहे हैं, अब यहाँ पे हम लोग इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश। अब सबसे पहले बात समझते हैं इक्विलिब्रियम का कहानी। जैसे मान के चलो हम लोग कोई भी एक तराजू लेते हैं, अरे थोड़ा सा फील करना, ठीक है। जैसे मान के चलो तराजू वगैरह लिया, अब यहाँ पे कोई सामान वगैरह हम यहाँ पे तौल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सामान वगैरह तौल रहे हैं। अब मान के चलो यहाँ पे है तुम्हारा 2 kg, कितना है, 2 kg, और यहाँ पर है तुम्हारा 5 kg। अगर 5 kg है, ये 2 kg है, तो क्या ये पूरा सीधा सीधा रहेगा, क्या रहेगा, क्या नहीं। लेकिन वही अगर इसको 2 kg हम कर दे, कितना कर दे, 2 kg, तो क्या देखने को मिलेगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। और बराबर जब भी हम लोग को दो चीज हो जाता है, उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम हो गया। क्या चीज हो गया वहां पे, इक्विलिब्रियम हो गया। तो उसी प्रकार से जब हम लोग केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। सर अब ये रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है, समझते जाना। जैसे मान के चलो हम लोग रिएक्टेंट से बदलते क्या है, प्रोडक्ट। क्या बदलते हैं, प्रोडक्ट। अब ये जो रिएक्टेंट है, आखिर प्रोडक्ट कैसे होता है। जैसे मान के चलो कोई भी लैब वगैरह में जाएंगे, हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो क्या स्टार्टिंग में जैसे मान के चलो कोई भी कंटेनर वगैरह लेंगे, कुछ भी लेंगे, तो क्या वहां पे हम लोग को प्रोडक्ट पहले से बना हुआ रहता है, क्या प्रोडक्ट बना हुआ रहता है, क्या नहीं। वहां पे जो भी रहता है वो तो हम लोग को रिएक्टेंट रहता है। चाहे मान के चलो A + B करेंगे तो इससे मिलकर के तबे तो C बनता है। तो क्या जब हम लोग A और B लेते हैं, क्या स्टार्टिंग में हम लोग को कोई भी प्रोडक्ट बना हुआ रहता है, क्या नहीं रहता। तो हम लोग को आखिर ये प्रोडक्ट बनता कैसे है। तो सर प्रोडक्ट क्या बनता है ना, कि ये जो A और B लिए हैं, यही आपस में टक्कर होता है। क्या होता है, टक्कर। और यही दोनों आपस में रिएक्शंस करता है। रिएक्शंस करने के बाद ये दोनों डिकम्पोज होता है। क्या होता है, डिकम्पोज। कहने का मतलब ये दोनों क्या होता है, धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो जाता है। क्या होने लगता है, टूटना स्टार्ट हो जाता है। और उससे मिलकर के हम लोग को क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। कहने का मतलब इन लोग का जो कंसंट्रेशन रहेगा, चाहे जो भी चीज रहेगा, इन लोग का वैल्यू क्या होगा, धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होगा। क्या होगा, कम होना स्टार्ट होगा। और इसका जो वैल्यू है, ये हम लोग को धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट होगा। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि रिएक्टेंट से हम लोग को प्रोडक्ट, अगर स्टार्टिंग में बोलेंगे टाइम t = 0, जब हम लोग गए लैब में गए तो हम लोग रिएक्टेंट लेके गए, क्या वहां पे प्रोडक्ट बना था, क्या नहीं। तो यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कुछ भी मान लो, मान के चलो यहाँ पर है 10 मोलर। कितना है, 10 मोलर। क्या स्टार्टिंग में इसका कुछ भी यहाँ पे निर्माण है, क्या तो क्या उसका कोई कंसंट्रेशन होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन वही जब हम लोग टाइम t = t पे बात करते हैं, मतलब कुछ समय बीत गया, मान के चलो 10 मिनट, 5 मिनट, 10 सेकेंड, कुछ भी बीता, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो रिएक्टेंट है धीरे धीरे टूटना स्टार्ट होगा। रिएक्टेंट क्या होगा, धीरे धीरे टूटना स्टार्ट होगा। और ये जैसे जैसे ब्रेक होगा, बनना कौन स्टार्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट। कहने का मतलब ये हम लोग को 10 से मान के चलो 5 मोलर हो गया। क्या हो गया, 5 मोलर। तो ये जितना टूटेगा उतना कौन बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तब इसका भी कितना देखने को मिलेगा, 5 मोलर।
तो यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, ये जो रिएक्टेंट है रिएक्टेंट से कन्वर्ट किस में हो रहा है, प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर देखो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदलने के लिए इसका क्या है, कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। तो ये किस स्पीड से चेंज हो रहा है, इसी स्पीड को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं रेट। क्या बोलते हैं, रेट। अब रेट किसका, तो एक तरह से हम यहाँ पे स्पीड कितना आके वहां पे चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शंस का जो रेट है, जो भी यहाँ पे कंसंट्रेशन देख लो या फिर उसका नंबर ऑफ मोल्स में देख लो, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे चेंज होगा ही। तो कितना स्पीड से वो चेंज हो रहा है, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम का कहानी हम लोग देखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में, वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग को कौन बताएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, कि कितना स्पीड से वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अभी यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो क्या यहाँ पे हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं क्या, नहीं। यहाँ पे जो बात कर रहे हो किसका बात कर रहे हैं, रिवर्सिबल। अच्छा, रिवर्सिबल रिएक्शन होता क्या है, तो हम लोग देखे थे कि सर कोई भी रिएक्टेंट रहता है, इससे बन रहा है प्रोडक्ट। क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। लेकिन ये सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा, बल्कि फिर से प्रोडक्ट बन के क्या बन जाएगा, रिएक्टेंट। मतलब ये जो प्रक्रिया है ये लगातार हम लोग को क्या होगा, होते रहेगा, चलते रहेगा। तो यहाँ पर देखो हम लोग को दो कहानी हो रहा है, एक तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और एक बन रहा है क्या चीज, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। तो यहाँ पे देखो जब रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बना होगा तो ये धीरे धीरे टूटा होगा, ये बन रहा होगा, तो इसका भी तो कुछ रेट ऑफ रिएक्शन हुआ होगा। उसी प्रकार से जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट से फिर क्या बना होगा, रिएक्टेंट। मतलब फिर से प्रोडक्ट हम लोग को कम हुआ होगा और बढ़ा कौन होगा, रिएक्टेंट। तो यहाँ पर जब तक हम लोग को ये जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बदल रहा है और प्रोडक्ट से जो रिएक्टेंट बदल रहा है, अगर ये दोनों का स्पीड सेम हो जाए, दोनों का स्पीड क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो उस समय का जो भी हम लोग को केमिकल इक्विलिब्रियम, मतलब जो भी केमिकल रिएक्शन होता है वो एस्टेब्लिश हो जाता है क्या चीज, इक्विलिब्रियम। क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम। तो कहने का मतलब कभी भी इक्विलिब्रियम को हम लोग डिफाइन करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम का, तो बोलेंगे कि रेट ऑफ जो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। कहने का मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का रिएक्टेंट से क्या बदल रहा है, प्रोडक्ट। हम लोग दो चीजें भी बात किए ना जी, एक हम लोग बात किए फॉरवर्ड का, किसका बात किए, फॉरवर्ड का, और एक वो क्या बात किए, बैकवर्ड। अच्छा, फॉरवर्ड किसके लिए डिनोट कर रहा था, जो हम लोग को आगे की तरफ जा रहा था, मतलब इधर से इधर एरो जाएगा, और बैकवर्ड किधर से, उधर से इधर। मतलब फॉरवर्ड में होगा हम लोग को रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, और बैकवर्ड में क्या बन रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। तो यहां पर डायरेक्टली ऐसा बोलेंगे कि जो रेट ऑफ जो फॉरवर्ड होगा, क्या जो होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड, वो इक्वल हो जाए कितना, रेट ऑफ बैकवर्ड का। तो उस समय का जो स्थिति होता है उसी समय हम लोग बोलते हैं कि वहां पे क्या स्टैब्लिश हो गया, इक्विलिब्रियम। तो वैसे ही रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। क्या कंसेप्ट क्लियर है, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो वैसा रिएक्शन जिसका रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो वैसे केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या कंसेप्ट क्लियर है। अब देखो केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में और भी कुछ हम लोग को जानना है। सबसे पहला पॉइंट में देखो, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम अदर डायरेक्शन। कहने का मतलब यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा वो दोनों डायरेक्शन में कहीं से भी हो सकता है, चाहे वो रिएक्टेंट से कहाँ, प्रोडक्ट में, या तो फिर वो प्रोडक्ट से कहाँ, रिएक्टेंट में। तो कहीं से भी हम लोग को देखने को मिल सकता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है। उसी प्रकार से सेकेंड पॉइंट में देखो, इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। अब ये देखो डायनेमिक का मतलब क्या होता है, एगो स्थिर होना और एगो भागम भाग करते रहना। अभी जैसे हम लोग रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से क्या चीज, रिएक्टेंट। क्या ये रिएक्शंस पूरा शांत है क्या, शांत तो है नहीं। तो जब हम लोग को शांत नहीं रहता, ये प्रोसेस हो ही रहा है, एक तरह से बोलो हम लोग दौड़ रहा है आराम से, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डायनामिक बोलते हैं। उसको, उस स्थिति को क्या बोलते हैं, डायनामिक। क्लियर है, डायनामिक कहने मतलब समझ रहे। अब यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट, अ कैटालिस्ट कैन चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो कैटालिस्ट होता है ये क्या होता है, एक तरह से दोस्त का काम करता है। एक तरह से क्या होता है, दोस्त का काम। जैसे कि मान के चलो कोई भी रिएक्शन, रिएक्टेंट से हम लोग को क्या बनता है, प्रोडक्ट। तो ये हम लोग को क्या होता है, जितना स्पीड से वो कन्वर्ट हो रहा था, अगर यहाँ पे हम लोग कोई भी कैटालिस्ट का यूज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कैटालिस्ट का यूज, तो तुरंत ये क्या करता है, जितना स्पीड से ये चेंज हो रहा था, जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बदलने में उसको 10 मिनट लग रहा था, कितना लग रहा था, 10 मिनट। अगर हम यहाँ पे कैटालिस्ट का यूज कर देंगे तो तुरंत ये जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बदलने में 10 मिनट था, ये तुरंत रिड्यूस होकर के हो जाएगा 2 मिनट। कितना हो जाएगा, 2 मिनट। मतलब वो जो रिएक्शंस का स्पीड था, स्पीड को क्या करता है, वो बढ़ाने का काम करता है। कौन, कैटालिस्ट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो कैटालिस्ट होता है वो चेंज करता है किसको, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब रिएक्शंस का स्पीड को। क्लियर है यहाँ तक।
फोर्थ पॉइंट देखो, इक्विलिब्रियम कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय कॉन्स्टेंसी ऑफ सम ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी लाइक कलर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर। कहने का मतलब जो भी हम लोग को इक्विलिब्रियम है उसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं किस अनुसार, तो अगर वहां पे देखेंगे कलर दोनों में क्या है, सेम टाइप से देखने को मिल जाए, वहां पे जो प्रेशर है प्रेशर क्या हो जाए, सेम मतलब कांस्टेंट देखने को मिल जाए, वहां पे देखेंगे क्या चीज, कंसंट्रेशन, वहां पे क्या मिले, कांस्टेंट मिल जाए, उसी प्रकार से टेम्परेचर भी क्या हो जाए, कांस्टेंट। तो इस प्रकार का जब भी कंडीशन देखने को मिल जाए तो वहां पे बोलेंगे हाँ वहां पे क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है। उसी प्रकार से फिफ्थ पॉइंट में देखो, जो इक्विलिब्रियम होता है वो अफेक्ट कर सकता है किसके कारण, तो जैसे हम लोग प्रेशर और टेम्परेचर या फिर कंसंट्रेशन या फिर वॉल्यूम, ये सब में अगर हम लोग चेंज करते हैं, क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो उसका जो हम लोग को इक्विलिब्रियम होगा वो भी क्या होगा, चेंज देखने को मिलेगा। तो क्या मेन कहानी था यहाँ पर इक्विलिब्रियम को समझना, किसको, इक्विलिब्रियम को समझना। क्या इक्विलिब्रियम का कहानी समझ में आ गया ना, चलो इतना नोट कर लो। देखो अब हम लोग देखने जा रहे हैं ग्राफिकल एनालिसिस। अब देखो ग्राफिकल एनालिसिस में क्या करना है, सबसे पहले हम लोग इक्विलिब्रियम को यहाँ पे पहचानेंगे। किसको पहचानेंगे, इक्विलिब्रियम। अच्छा इक्विलिब्रियम में वहाँ पे देखे थे कि चाहे वहाँ पे कंसंट्रेशन हो, चाहे प्रेशर हो, चाहे नंबर ऑफ मोल्स, ये सब वो सब हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, कांस्टेंट देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं कोई भी रिएक्शन, तो वो रिएक्टेंट से हम लोग को किस में बदल रहा है, प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट से किस में बदल रहा है, रिएक्टेंट से। तो कहीं ना कहीं कहानी जो चल रहा है सिर्फ इसी के बेसिस पे काम चल रहा है। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे दो के बीच में हम लोग देख रहे हैं ग्राफ, एक देख रहे हैं कंसंट्रेशन और किसके बीच में, टाइम के बीच में। एक तरफ यहाँ पे टाइम और इधर क्या हम लोग को कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर देखो इधर से एक जा रहा है, मान के चलो रिएक्टेंट है, और एक हम लोग को क्या है, प्रोडक्ट है। जैसे इधर से हम लोग को ये कम हो रहा है, ठीक है, और इधर से हम लोग को क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखो इस भी जो इसका कंसंट्रेशन हम लोग को धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर इधर से इधर चलते हैं तो हम लोग को वैल्यू घटता है कि बढ़ता है, बढ़ता है। इसका मतलब इस ग्राफ का देखोगे तो इसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इस ये जो ग्राफ चल रहा है इसका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन ये घट रहा था, ये बढ़ रहा था, लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि दोनों का दोनों क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ना ये हम लोग को बढ़ घट रहा है और ना ही ये हम लोग को बढ़ घट रहा है। तो कभी भी दो चीज आपस में क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, किसी तरह का कोई भी चेंजेस देखने को ना मिले, तो उस समय हम लोग बोलते हैं कि लोग क्या एस्टैब्लिश कर लिया है, इक्विलिब्रियम। तो यहां पर देखो क्या यहां तक इक्विलिब्रियम लोग एस्टैब्लिश किया था क्या, नहीं। लेकिन जैसे जैसे कि यहां तक हम लोग का इक्विलिब्रियम नहीं है, लेकिन यहां पे जैसे हम लोग पॉइंट में आ रहे थे, इन लोग क्या हो गया, दोनों का दोनों पैरेलल हो गया, मतलब कोई भी किसी तरह का चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि यहां पे हम लोग क्या एस्टैब्लिश कर लिया, वो इक्विलिब्रियम। क्या एस्टैब्लिश कर लिया, इक्विलिब्रियम। कोई दिक्कत। उसी प्रकार से यहां पर देखो इसका कंसंट्रेशन हम लोग को क्या हो रहा था, घट रहा था, इसका क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। लेकिन ये दोनों आपस में कहीं भी क्रॉस किया नहीं, यहां पे क्रॉस हो गया था, क्रॉस करने के बाद ये नीचे आ गया था और ये कहां चल गया था, ऊपर। लेकिन कितना भी ये ऊपर चल गया, कितना भी ये नीचे चल गया, लेकिन एक समय ऐसा आया कि दोनों क्या हो गया, आपस में कांस्टेंट आ गया। उसी प्रकार से यहाँ ये रिड्यूस हो रहा है, ये हम लोग को क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस तरह से होते होते एक समय ऐसा आ गया कि दोनों दोनों फिर से क्या हो गया, पैरेलल, मतलब फिर से क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट हो गया तो फिर किसका एस्टैब्लिश कर लिया इन लोग, इक्विलिब्रियम का। किसका एस्टैब्लिश कर लिया, इक्विलिब्रियम। एक कंडीशन एक और होता है कि दोनों देखो तीन तरह का ग्राफ बन रहा है, ठीक है। एक वो था कि ऊपर से नीचे आ रहा था, नीचे से ऊपर, और ये दोनों आपस में क्या हुआ, क्रॉस करके एक ऊपर चल गया, एक नीचे। तो एक कंडीशन ऐसा था इक्विलिब्रियम आने का। एक था कि कोई भी एक दूसरे को क्रॉस ना करे, जाते जाते फिर आपस में क्या हो जाए, उन लोग कांस्टेंट हो जाए। एक वो है कि ये भी इधर से जा रहा था, ये भी इधर से आ रहा था, दोनों एक ही पॉइंट में क्या हो गया, मिल गया, और मिलने के बाद वही पॉइंट में धीरे धीरे क्या होने लगा, आगे। तो ये दोनों दोनों आपस में क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इस प्रकार से भी हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, इक्विलिब्रियम। वही जब हम लोग देखते हैं रेट और किसके बीच में, टाइम के बीच में। जैसे कि अगर हम लोग रेट की बात करते हैं तो हम लोग क्या समझते हैं कि जो रेट ऑफ जो फॉरवर्ड होगा और जो रेट ऑफ जो हम लोग को बैकवर्ड होगा, ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल। कहने का मतलब जितना स्पीड से वो चेंज हो रहा था उतना ही स्पीड से ये चेंज हो रहा था। यहाँ पर कंसंट्रेशन और वर्सेस टाइम का देख रहे थे, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि जो कंसंट्रेशन होगा, क्या होगा, कंसंट्रेशन, ये हम लोग को दोनों में क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट। क्या हो जा रहा है हम लोग को, कांस्टेंट। इसका मतलब डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि जो कंसंट्रेशन है वो हम लोग को क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है। अरे इसी प्रकार से नहीं बोल सकते हो, उसी प्रकार से, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे कांस्टेंट रहने दो, यहाँ पे समझो
इसमें देख रहे हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों का आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। जितना स्पीड से वो बढ़ रहा है उतना ही स्पीड से ये भी बढ़ रहा है। तो उस स्थिति में हम लोग बोलेंगे कि वो क्या गेन कर लिया, इक्विलिब्रियम गेन कर लिया। जैसे कि यहाँ पे देखो ये नीचे हम लोग को डिक्रीज हो रहा था, ये ऊपर क्या हो रहा है हम लोग को इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जितना स्पीड से ये इंक्रीज हो रहा था इतना स्पीड से ये भी क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। कौन सा पॉइंट में, क्या यहाँ पे दोनों का रेट सही मतलब सेम है क्या, यहाँ पे है क्या, नहीं। लेकिन यहाँ पे दोनों आपस में क्या हो गया, पैरेलल। मतलब जितना स्पीड से ये जा रहा है उतना ही स्पीड से ये भी जा रहा है। तो इस स्थिति में बोलेंगे दोनों आपस में क्या है, इक्विलिब्रियम है। एक कंडीशन ऐसा हो सकता है कि एक इधर से क्रॉस कर जाए, रेगो इधर से क्रॉस हो जाए, लेकिन क्रॉस करने के बाद भी ये दोनों को देख रहे आपस में क्या हो गया, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। क्यों, क्योंकि जितना स्पीड से ये चेंज हो रहा है उतना ही स्पीड से ये भी चेंज हो रहा है। तो यहां से भी बोलेंगे कि आपस में क्या गेन कर लिया, इक्विलिब्रियम। एक तो कंडीशन फिर उसी तरह से कि ये इधर से चेंज हो रहा था ये भी चेंज हो रहा था। एक पॉइंट ऐसा आ गया कि दोनों आपस में क्या हो गया, मर्ज हो गया। और मर्ज होने के बाद यहां पर भी देख रहे दोनों का चेंज क्या हो रहा है, सेम मिल रहा है। तो यहां पर भी देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन सेम हो गया, इसका मतलब ये भी क्या गेन कर लिया, इक्विलिब्रियम गेन कर लिया। कोई दिक्कत, छाप लो। यहां से सवाल नहीं है, बस यहाँ पे फिगर को समझना था। देखो ऐसा ग्राफ मान के चलो कभी हालांकि पूछता नहीं है, लेकिन बाय चांस अगर पूछ दे उसके लिए बात करें। ये सब क्वेश्चन अक्सर हम लोग को कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, जेई वगैरह ये सब में बैठोगे तब का बात है, ठीक है। बाकी देखो मान के चलो जैक बोर्ड में ऐसे ही डिटो के छाप के दे दिया और बोल देगा कि बताओ कौन सा रिलेशन सही है। तो हम लोग देखेंगे कि इक्विलिब्रियम का मात्र 3 को कंडीशन था। ग्राफ जब देख रहे थे कितना दिख रहा था हम लोग को, 3 गो। एक वो कंडीशन क्या था, सबसे पहले दिमाग में सेट कर लेना है कि सर इधर से हम लोग को बढ़ रहा था ये भी घट रहा था और दोनों क्रॉस तो कर जा रहा था, लेकिन आगे चल करके देख रहे थे तो इन लोग पूरा पैरेलल हो जा रहा था। क्या हो जा रहा था, पैरेलल। अगर पैरेलल दिख गया तबे बोलेंगे कि उन लोग इक्विलिब्रियम क्या किया है, गेन किया है। एक तो कंडीशन ये था। उसके बाद दूसरा कंडीशन ये था कि जब हम लोग इधर से रेट ऑफ रिएक्शंस आ रहा है या फिर जो भी आ रहा है, इन लोग गया और दोनों आपस में मिल गया। क्या हो गया, मिल गया। और मिलने के बाद आपस में क्या हो गया, पूरा पैरेलल हो गया। तो एक कंडीशन ये था। उसके बाद थर्ड जो कंडीशन था वो क्या था, तो उसमें हम लोग देखे तो कुछ नहीं सर, यहाँ पे इधर से ये घटते जा रहा था और ये भी क्या हो रहा था, बढ़ते जा रहा था। अरे लोग क्रॉस नहीं किया, लेकिन दोनों क्या हो गया, फिर से पैरेलल हो गया। तो क्या इसके अलावा और भी कंडीशन लिखाया गया है क्या, नहीं। तो इस तरह का कभी भी ग्राफ दिख गया तो तुरंत दिखना है कि वहां पे जो ग्राफ बना है क्या पैरेलल आपस में बना है कि नहीं बना। जैसे यहाँ पर देखो, क्या कहीं भी पैरेलल कोई भी नजर से लग रहा है, इधर से जा रहा है ये इधर जा ही रहा है, ये इधर जा ही रहा है, पैरेलल कहीं दिखा, नहीं दिखा, मतलब ये इक्विलिब्रियम का कहानी नहीं होगा। इसमें देख रहे हैं यहाँ तक छोड़ दिया, अरे भैया छोड़ दिया तो अभी इसको मिलाने जाओगे तो ऐसे चल जाएगा। क्या कोई गारंटी है कि आगे जाके पैरेलल होगा, सो है ही नहीं। तो ये भी हम लोग को होने वाला नहीं है। इसमें चलते देखो यहाँ पे मिला करके ये छोड़ दिया, लेकिन मिलने से थोड़ी होता है, ये आगे भी साथ साथ चलना चाहिए। तो अगर नहीं है तो अभी भी ये किधर चल जाएगा, इस प्रकार से चल जाएगा, जो कि ये भी इक्विलिब्रियम में नहीं है। लेकिन इस कंडीशन पे देख रहे हैं इधर से गया, मिला, मिलने के बाद कहाँ जा रहा है, सीधा, मतलब ये भी हम लोग को क्या है, इक्विलिब्रियम का कहानी। तो भले हम यहाँ पे लिख दिए कि मोर देन 1 हो सकता है, लेकिन ये कंफ्यूज करने के लिए दिया था, क्योंकि सब तो जान गया था अगर ऐसे नहीं होगा। इवन देख रहे थे कोई और भी अंदाजे मार तो नहीं रहा है। समझ में आया कैसे हम लोग को देना है। सो देखो अब हम लोग देखने जा रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का पूरा कहानी। अब से मेन टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। सबसे पहले देखने जा रहे हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। इससे पहले तुम लोग को एक जरा सा दिखाना चाहते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शंस की बात कर रहे थे, किसका बात कर रहे थे, रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, इसका मतलब तो समझ में आ गया था, क्या था सर, जैसे मान के चलो कोई भी रिएक्टेंट से बदल रहा था किसमें, प्रोडक्ट में, लेकिन जब हम लोग इक्विलिब्रियम वाला देख रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे इरिवर्सिबल वाला पढ़ रहे हैं, मतलब कि रिवर्सिबल वाला पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग को इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पर देखेंगे दो कहानी होगा, एक तो रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, और एक प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शंस कहने का मतलब वो रिएक्शंस कितना जल्दी या फिर कितना स्पीड से चेंज हो रहा है। तो कभी भी जब यहाँ पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाता है तो हम लोग को आगे की तरफ प्रोसीड हो रहा है, किधर हो रहा है, आगे की तरफ। तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है इसको बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और जो प्रोडक्ट से आता है रिएक्टेंट इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैकवर्ड। बैकवर्ड को हम लोग बी से दिखाएंगे, किससे दिखाएंगे, बी से। उसी तरह से फॉरवर्ड को क्या से दिखाएंगे, एफ से। कोई दिक्कत। अब यहां पे समझते जाना, ये जो रेट ऑफ रिएक्शंस होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को स्मॉल लेटर आर से दिखाते हैं। समझते जाना, बाद में बहुत ज्यादा दिक्कत
हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रेट ऑफ रिएक्शन को किससे दिखाएंगे, स्मॉल लेटर आर से। फिर यहाँ पे दो कहानी चल रहा था, एक चल रहा था फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एगो बैकवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड को एफ से दिखाएंगे, कहीं भी एफ दिखेगा मतलब फॉरवर्ड और बी दिखेगा तो बैकवर्ड। अब चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए भी तो होगा, तो यहाँ पर देखो जब फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हम लोग देखते हैं तो उसको बोलते हैं आर एफ। क्या बोलते हैं, आर एफ। ये आर एफ का मतलब है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हम लोग देख रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। वही कहीं लिखा रहेगा आर बी, इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसका है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। बात तो समझ रहे हो। तो अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कभी भी केमिकल इक्विलिब्रियम होता है तो वो तभी होता है जब हम लोग को रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और किसका, रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, ये दोनों क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तभी हम लोग बोलते हैं वहां पे क्या स्टैब्लिश हुआ है, इक्विलिब्रियम। तो जब भी केमिकल इक्विलिब्रियम की बात होता है तो उसका कहानी बस यही होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों क्या होता है, सेम होता है। अब यहां पर समझते जाते हैं धीरे धीरे। लॉ ऑफ मास एक्शन आया, क्या चाहा, लॉ ऑफ मास एक्शन। अब ये लॉ ऑफ मास एक्शन आखिर बोलता क्या है, समझते जाना। द रेट ऑफ रिएक्शन, क्या चीज बोल रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। किसका, रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होगा उसका प्रोडक्ट। यहां पे जो प्रोडक्ट यूज किया है वो वाला प्रोडक्ट नहीं, ये जो बोला है वो मल्टीप्लाई वाला। किसका बात किया है, मल्टीप्लाई वाला, और नहीं तो वो वाला प्रोडक्ट मत समझने लगना। ध्यान से फिर से समझो। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, द रेट ऑफ रिएक्शन, जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होता है किसी भी केमिकल रिएक्शंस का, कितना स्पीड से वो चेंज हो रहा है, वो क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कहने का मतलब जो हम लोग को रिएक्टेंट रहेगा उन लोग का कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ होगा, वो कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट मतलब वो दोनों का मल्टीप्लीकेशन, वो दोनों का क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू दी सम पावर, टू दी पावर लिखो या फिर सम पावर ऑफ रिस्पेक्टिव स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। कहने का मतलब है, ध्यान से समझने जाना, कोई भी रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब समझ जाते हो, ये किसका होता है, तो जो भी रिएक्टेंट होता है, क्या होता है, रिएक्टेंट, इसी का कंसंट्रेशन। और अभी जो हम लोग कंसंट्रेशन को दिखाएंगे, सुनते जाना ध्यान से, जो भी हम लोग अभी कंसंट्रेशन को दिखाएंगे वो कंसंट्रेशन को दिखाने का तरीका होगा इस प्रकार से, स्क्वायर ब्रैकेट। क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट। कभी भी ये बड़ा वाला ब्रैकेट दिख जाए तो इसका मतलब समझ जाना कि वहां पे किसका बात चल रहा है, कंसंट्रेशन का। किसका बात चल रहा है, कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे जैसे हम लोग बात कर सकते थे ऐसा, यहाँ पे लिखते क्या चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ किसका, तो यहाँ पे लिखते रिएक्टेंट लिखते और ऐसा लिखते, लेकिन इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। कभी भी कंसंट्रेशन का टर्म यहाँ पे यूज होगा तो उसको किस में दिखाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में। अब रिएक्टेंट है तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट लिखेंगे, कोई दिक्कत। तो रेट मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है, किसी भी केमिकल रिएक्शंस का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट। अगर यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट है तो एक एक लिखेंगे, अगर दो रहेगा तो क्या रहेगा, इस प्रकार से एक यार क्या रहेगा, यहाँ पर रिएक्टेंट रहेगा, एक और क्या रहेगा, रिएक्टेंट। मान के चलो एक और रहता तब एक और यहाँ पे रिएक्टेंट रहता। अरे समझ में आ रहा है। तो इसी प्रकार से वो क्या बोला कि जो लॉ ऑफ मास होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन जो होता है वो बताया किसी भी केमिकल रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ किसका, रिएक्टेंट का। और अगर एक से ज्यादा तो उन लोग का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। और साथ ही साथ जो रिएक्टेंट का होगा कंसंट्रेशन, उसका कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या होगा, पावर होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, पावर होगा। और ये जो पावर होगा वो वही होगा जो उस रिएक्टेंट के रिस्पेक्टिव जो स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा। अब इसका कंक्लूजन समझो। जैसे मान के चलो कोई एक केमिकल रिएक्शंस लिख लिए, क्या ये केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ क्या क्या है, यहाँ पर है ए बी सी और डी, मतलब ए और बी आपस में रिएक्शन किया तो रिएक्शन करने के बाद क्या बना, सी और डी बना। मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट की बात करेंगे तो रिएक्टेंट कौन कौन होगा, ए और बी, प्रोडक्ट कौन कौन है, सी और डी। तो यहाँ पर अगर इसके अनुसार अगर हम लोग चलेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, ए और बी का। लेकिन इसका कंसंट्रेशन चाहिए, कंसंट्रेशन के लिए हम लोग क्या दिखाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, किसका अंदर, ए लिखेंगे यहाँ पर, उसी तरह से इंटू करते हैं। इंटू क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट चाहिए हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट किसका, रिएक्टेंट का। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे क्या चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ
बी। कोई दिक्कत? अब इन लोगों का कुछ पावर होता है, पावर वही होता है जो उसका क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और वो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो क्या कहलाता है, जैसे मान के चलो हम लिखते हैं N2 + H2 बनता है हम लोग को अमोनिया। क्या बनता है, अमोनिया। अगर यहाँ पे बैलेंस करोगे तो ऐसा करोगे। अब देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है क्या, मोल कंसेप्ट में बहुत अच्छा तरीके से बताया जाता है कि कोई भी रिएक्शन होता है, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। क्लास 9th क्लास से हम लोग सीखते आ रहे हैं, 10th क्लास से। तो वहां पे देखो जो भी इन लोग को आगे जो नंबर लिखा रहता है बैलेंस करने के बाद, क्या रहता है, बैलेंस करने के बाद जो उन लोग के पहले जो नंबर लिखा रहता है, यही नंबर को क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। समझ में आया? जैसे कि अगर हम किसी के रिस्पेक्टिव बोलेंगे कि अमोनिया के रिस्पेक्टिव बताओ कि कितना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कितना बोलोगे, 2, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है क्या, 2। अगर बोलेंगे H2 के रिस्पेक्ट में तब 3। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो ये अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा इसलिए रिप्रेजेंट किया गया है कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकता है। यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई भी वैल्यू। तो यहाँ पे बैलेंस करने के बाद इसी प्रकार से कोई नंबर आएगा तो वो नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहा है कौन कौन, अल्फा, बीटा, गामा और क्या चीज, डेल्टा। तो अभी बताओ जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, तो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और उसका क्या होता है, कुछ पावर होता है। और ये जो पावर होता है वो वही पावर होता है जो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है। रिएक्टेंट ए है तो ए के रिस्पेक्ट में क्या है, पावर अल्फा, तो इसका पावर में क्या चल जाएगा, अल्फा। बी के रिस्पेक्ट में क्या है, बीटा, तो इसका पावर में क्या आ जाएगा, बीटा। बात को समझ गया? अभी यहाँ पे देखो रेट ऑफ रिएक्शन दो तरह से होगा। एक होगा हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और एक होगा रेट ऑफ रिएक्शन इन कहाँ, बैकवर्ड डायरेक्शन। जो रिएक्टेंट से बदल रहा है क्या चीज, प्रोडक्ट, तो उसके लिए तो ये वाला कहानी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट क्या करेंगे, आर एफ, कि रिएक्टेंट से हम लोग को देखो हमेशा जब भी रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं उसमें ध्यान रखना प्रोडक्ट से कोई भी लेना देना नहीं रहता है। किसका लेना देना रहता है, रिएक्टेंट का। तो कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, रिएक्टेंट का। तो अभी चल रहे थे हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्या चल रहे थे, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन इधर से इधर चल रहा है, तो अगर इसके लिए चलोगे तो रिएक्टेंट कौन हो जाएगा, ये वाला कि ये वाला, ये वाला चल जाएगा। वही जब हम लोग चलेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन, किसमें चलेंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन, बताओ इसके लिए रिएक्टेंट कौन हो जाएगा, सी और डी। क्यों, क्योंकि अभी प्रोडक्ट से कहां जा रहे हैं, रिएक्टेंट, तो चेंज कहां से हो रहा है, यहां से। तो अभी ये क्या बन जाएगा, रिएक्टेंट। तो अगर यदि मान के चलो हमें बनाना है रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रिएक्टेंट का। तो रिएक्टेंट अभी ये वाला मत उठाना, कौन वाला, सी और डी। तो यहां पे लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सी और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डी, और इसका कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में जाएगा। सी के रिस्पेक्ट में क्या है, गामा, तो यहां पे क्या लिखेंगे, गामा। डी के रिस्पेक्ट में डेल्टा। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत? फिर से एक बार समझाते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन हमारे लिए आया था रेट ऑफ रिएक्शंस को डिफाइन करने के लिए। हम लोग को क्लास 12th में एक और चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, उसमें भर भर के यही चीज पढ़ना है। ठीक है, तो वहां पर देखो ये जो हम लोग बताता है वो भी कि कोई भी रिएक्शंस कितना स्पीड से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो उसको बताने के लिए हमारे पास एक लॉ आया था जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बताया था कि कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन होगा, कोई भी रिएक्शन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का टू द पावर ऑफ रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो कभी भी जैसे रेट ऑफ रिएक्शंस लिखते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना भी रिएक्टेंट होगा उन लोग का प्रोडक्ट मतलब गुना, और उन लोग का क्या होगा, कुछ पावर होगा। पावर वही होगा जो उसका रिस्पेक्टिव में क्या रहेगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहेगा। तो जैसे कि हम लोग रेट ऑफ फॉरवर्ड चले थे, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं इक्विलिब्रियम में दो तरह से रेट निकलेगा, एक वो फॉरवर्ड के लिए, एक बैकवर्ड के लिए, क्योंकि दोनों तरफ से रिएक्शन हो रहा है। तो जब हम लोग फॉरवर्ड के लिए चलते हैं तो इसके लिए रिएक्टेंट कौन हो जाएगा, ए और बी। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन किसका लिखेंगे, ए और बी का, और इन लोग का पावर क्या हो जाएगा, जो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। उसी प्रकार से रेट ऑफ बैकवर्ड चलोगे तो अभी रिएक्टेंट कौन हो जाएगा, ये, क्योंकि यहाँ से चेंज हो रहा है यहाँ, तो जहां से चेंज होता है वो क्या होता है, रिएक्टेंट, और जो बनता है वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट। तो अभी इसका रिस्पेक्ट में लेंगे तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, सी और डी, इसका पावर क्या हो जाएगा, गामा और डेल्टा। क्या बात समझ में आया? बगल में कहीं लिख देना, ये वाला हटा देते, ठीक है, ये सब एकदम लिखना नहीं था, इसको समझाने के लिए। ये चीज लिखने के बाद क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। हाँ,
अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन ऐसा चल जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे लिख देना, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ यहाँ पे नहीं जानते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे वेयर करके लिख देना, ठीक है। वेयर लिखोगे तो यहाँ पे आर एफ क्या बता रहा है, तो ये बता रहा है रेट ऑफ रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बस अभी लिखवा रहे हैं, बाकी आगे चल करके ये सब लिखाएंगे नहीं, क्योंकि आप जान जाएंगे ना। तो आर बी क्या हो जाएगा, उसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन, क्या लिख लोगे ना आगे। उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख रहे हैं, ये हम लोग रिप्रेजेंट करता है किसको, कंसंट्रेशन को। और उसी तरह से यहाँ पे जो अल्फा है, बीटा है, गामा है और क्या है, डेल्टा, ये सब क्या है, स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। चलो इतना लिख लो, तो उसके बाद आगे बात करेंगे। देखो अब इसका आगे हम लोग कैसे चलेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें निकालना है, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1, कहाँ चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हमें क्या दिखने को मिला, तो यहाँ पे मिला कि आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या से, कंसंट्रेशन ऑफ ए इसका पावर क्या चाहिए, अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ बी इसका पावर बीटा। अब हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कभी भी प्रोपोर्शनैलिटी आता है तो वो हटता भी है, और हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट। तो जब भी हम लोग इक्विलिब्रियम, मतलब कि जब भी यहाँ पे रेट कांस्टेंट आता है तो रेट कांस्टेंट के लिए लिखते हैं हम लोग के, क्या लिखते हैं, के। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखो आर एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के, और यहाँ पर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए इसका पावर अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ बी इसका पावर बीटा। लेकिन यहाँ पर के क्या, आगे अभी फिर लिखेंगे बैकवर्ड के लिए, तो वहां पर भी तो के आ जाएगा। तो पहचान कैसे करेंगे, इसलिए इसका हो जाता है के एफ, क्या हो जाता है, के एफ, कि ये जो रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है वो, मतलब रेट कांस्टेंट जो है वो क्या हम लोग को फॉरवर्ड के लिए। अब यहाँ पर समझ में आ गया, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो, 3rd, क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 3rd। उसी प्रकार से हम लोग चलेंगे कहां से, इक्वेशन नंबर 2nd से। इक्वेशन नंबर 2nd से चल रहे थे, हमें क्या देखने को मिला था कि रेट ऑफ बैकवर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी इसका पावर क्या चाहिए, गामा, और फिर यहाँ पे देखें कंसंट्रेशन ऑफ डी इसका पावर क्या चाहिए, डेल्टा। अब यहाँ पे फिर प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखो आर बी इज इक्वल्स टू के बी, और यहाँ पर कंसंट्रेशन सी इसका गामा, और यहाँ पे हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ डी इसका क्या चाहिए, डेल्टा। इसका इक्वेशन क्या चाहिए, 4। अब चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, तो केमिकल इक्विलिब्रियम का एक ही कंडीशन था कि सर हम लोग जानते हैं कि जो आर एफ होता है वो इक्वल हो जाता है किसका, आर बी का। क्या यही स्टेटमेंट तब से हम देते आ रहे हैं। तो चूंकि हम लोग कंडीशन जानते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू क्या होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि आर एफ इज इक्वल्स टू आर बी, बोल सकते हैं ना। तो चूंकि हम लोग जान गए हैं कि यहाँ पे आर एफ इज इक्वल्स टू आर बी, तो आर एफ बराबर कितना होता है, तो हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं, अरे जब मान के चलो LHS हम लोग को बराबर, तो RHS भी क्या होगा बराबर। तो इसका मतलब आर एफ बराबर क्या है, के एफ, और क्या है कंसंट्रेशन ऑफ ए इसका पावर क्या चाहिए, अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ बी इसका पावर क्या चाहिए, बीटा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के बी, और यहाँ पर लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सी इसका गामा, कंसंट्रेशन ऑफ डी इसका डेल्टा। अब यहाँ पर देखो ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को एक साइड, और जो हम लोग का कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन को किधर कर देंगे, एक साइड। तो के बी इधर आएगा किस में आएगा, इनटू में कि डिवाइड में, डिवाइड में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग के एफ, और अपॉन में क्या चाहिए, के बी इज इक्वल्स टू, अब ये ऊपर ही रह जाएगा, ये दोनों को भेजोगे कहाँ चल जाएगा, नीचे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ सी इसका पावर क्या चाहिए, गामा, कंसंट्रेशन ऑफ डी इसका पावर क्या चाहिए, डेल्टा, नीचे कौन कौन चल जाएगा, ए इसका पावर क्या चाहिए, अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ बी इसका पावर क्या चाहिए, बीटा। कहानी समझ में आ रहा है। अब यहां तक हम लोग ये चीज समझ गए
अब देखो यहाँ से क्या होता है, ये जो रेट कांस्टेंट दिख रहा है ये क्या है हम लोग को, रेट कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट आया है वो कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम से कहाँ नहीं आया, इसलिए यहाँ पे जो KF और अपॉन में जो KB होता है ये दोनों को मर्ज करके एक नया कांस्टेंट का रूप दे दिया जाता है। क्या चीज दिया जाता है, अलग कांस्टेंट। कि जब भी हम लोग देखेंगे कि जो KF है, क्या चाहिए हम लोग को, KF, और अपॉन में क्या है, KB, ये दोनों कांस्टेंट है। और ये कांस्टेंट जो होता है इसको मर्ज करने के बाद जो नया कांस्टेंट बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उसको लिखेंगे K और यहाँ पर लिखेंगे EQ, क्योंकि देखो ये सब कंडीशन कहाँ आ रहा है, जब इक्विलिब्रियम आया तब तो इसलिए वो दोनों का जब डिवाइड करोगे तो आपस में क्या कहलाता है, केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाता है। मतलब इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लिख देते हैं यहाँ पर या फिर बाद में लिख देंगे, ठीक है। अब चूंकि ये तो समझ में आ गया तो क्या हम लोग यहाँ से वो चीज लिख सकते हैं डायरेक्टली, हो जाएगा K इक्विलिब्रियम। क्या हो जाएगा, K इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू, ये चीज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, C इसका पावर गामा और यहाँ पर D और इसका पावर क्या चीज, डेल्टा। नीचे हो जाएगा A का पावर अल्फा और यहाँ से B का पावर, यही हम लोग को लॉ ऑफ मास एक्शन, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं लोमा। इसको क्या बोलते हैं, लोमा। L मतलब लॉ, O मतलब ऑफ, M मतलब मास, A मतलब एक्शन। कभी भी शॉर्ट में लोमा लिखा रहेगा मतलब समझ जाओगे। चलो अब यहाँ पे वेयर करके लिख लेना। क्या लिखोगे, सिर्फ हम लोग K इक्विलिब्रियम कब लिख देते हैं, ये क्या हम लोग को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बाकी सबका पहले भी हम लोग जानकारी ले लिए थे ना, तो दोबारा लिखने की कोई जरूरत है नहीं। चलो इसको लिख लो। देखो मान के चलो अभी जो लॉ ऑफ मास एक्शन जो बताए, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शंस दे दिया, और इसी तरह का हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस दे दिया और बोल देगा उसका रिलेशन कौन वाला सही है, या फिर डायरेक्टली लॉ ऑफ मास एक्शन हम लोग को देखना है। कैसे लिखेंगे, तो अभी हम लोग तुरंत देखें क्या चीज कि सर जब भी हम लोग लिखते हैं K इक्विलिब्रियम, क्या लिखते हैं, K इक्विलिब्रियम, तो पीछे जाकर के देखो तो वहां से कंक्लूजन बस यही आता है कि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन लिख रहे थे वो ऊपर प्रोडक्ट आ जा रहा था। एक चीज वहां पे ऑब्जर्व किया नहीं, फिर से ऑब्जर्व करवाते हैं। पीछे जो अभी बता कर का है वहां पर एक बार फिर से जाकर के देखना कि जब K इक्विलिब्रियम लिखाए थे, यहाँ पर C था, इसका पावर देखो गामा, और यहाँ पर D था, इसका क्या था, डेल्टा। यहाँ पर A था, इसका पावर देखोगे तो अल्फा था, फिर उसी तरह से B था, इसका क्या था, बीटा। और हम लोग जो केमिकल रिएक्शन दिया हुआ था वो था अल्फा A प्लस बीटा B, इससे बन रहा था क्या चीज, गामा C और प्लस में डेल्टा D। अगर इस केमिकल रिएक्शन में देखेंगे तो ये वाला को हम लोग क्या बोल रहे थे, रिएक्टेंट। इसको क्या बोल रहे थे, रिएक्टेंट। इसको क्या बोले, प्रोडक्ट। तो अच्छा इसको देखने के बाद रिएक्टेंट और वहां पे देख रहे रिएक्टेंट, मतलब इस रिएक्शंस को देखो और यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन को देखो, दोनों को रिलेट करके देखो। तो एक चीज कंक्लूजन समझ में आया सर कि रहता तो कंसंट्रेशन ही है, रहता तो कंसंट्रेशन ही है, और उसका स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट भी रहता है। क्या कोई चेंज हुआ, नहीं। लेकिन यहाँ पे जब भी लॉ ऑफ मास एक्शन लिखेंगे तो ऊपर हम लोग लिखते हैं किसको, प्रोडक्ट को। ऊपर किसको लिखते हैं, प्रोडक्ट, और नीचे किसको लिखते हैं, रिएक्टेंट। तो यहाँ पे शॉर्ट में लिखो कि जो K इक्विलिब्रियम होता है वो कंसंट्रेशन किसका रहता है, प्रोडक्ट, और नीचे जो कंसंट्रेशन होता है वो किसका रहता है, रिएक्टेंट का। अब यहाँ पे क्या होता है, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ पर भी क्या होता है, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। तो अभी देखो हमारे पास है अमोनिया का फॉर्मेशन। यहाँ पे देखो रिएक्टेंट कौन कौन है, N2 और H2, और प्रोडक्ट क्या है हम लोग को, NH3। अगर उसके अनुसार चलेंगे हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन डायरेक्टली लिखेंगे कहाँ से, फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन। तो क्या जानते हैं हम लोग, तो जैसे जाएंगे सर K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन, किसका लिखेंगे हम लोग, अमोनिया। क्या लिखेंगे, अमोनिया। और इसका पावर कितना है, 2 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इसका स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 2। अब और भी प्रोडक्ट नहीं है तो क्या लिखेंगे, क्या नहीं, फिर क्या लिखेंगे, नीचे। नीचे किसका लिखना है,
रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है हम लोग को N2 और H2। तो यहाँ पर लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ N2 और कंसंट्रेशन ऑफ क्या चीज H2। N2 के रिस्पेक्ट में कितना है स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, तो यहाँ पे लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। H2 का कितना है 3, तो ये हो जाएगा हम लोग को क्या चाहिए लॉ ऑफ मास एक्शन। कोई दिक्कत? तो यही हो गया हम लोग का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसी प्रकार से कोई भी एग्जांपल दिया रहे तो क्या उसको निकाल लोगे? तो अब क्या चीज? हाँ, अभी वही सब कंडीशन बताएंगे, तभी लिखने का तरीका सिर्फ बताएं, अभी सारा कुछ बताएंगे धीरे धीरे, ठीक है। अभी सारा कुछ बताएंगे, जैसे केसी हो गया, फिर हम लोग को केपी हो गया, के, तो धीरे धीरे हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे। तो अभी समझो सबसे पहले बात, क्या लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग सारा कुछ लिखने के लिए सीख गया? अगर लिखने के लिए सीख गया तो एक क्वेश्चन दे रहे, इसको लिख करके दिखाओ। मान के चलो यहाँ ये है, यहाँ पर बी है, बन रहा है हम लोग को सी और बन रहा है हम लोग को डी, या फिर कुछ और ले लेते हैं। मान के चलो यहाँ पे एगो ई भी बन रहा है ठीक है, और यहाँ पे मान के चलो 2 है 3 है, इसका 1/2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। अब इसको लिख करके दिखाओ तो कैसे लिखोगे? देखो इसका जब हम लोग लिखना था तो कोई हम लोग को टफ थोड़ी था। ऊपर हम लोग किसका लिखते हैं? प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट कौन कौन है? सी, डी और क्या है हम लोग को ई। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज डायरेक्टली कंसंट्रेशन ऑफ किसका? सी, इसका पावर कितना 1/2। कंसंट्रेशन ऑफ क्या चीज? डी, इसका पावर 2। कंसंट्रेशन ऑफ ई, इसका पावर कितना 3। अपॉन में कितना लिखेंगे हम लोग? कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसका पावर में 2 है। फिर उसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ बी, इसका पावर कितना है 3। तो क्या लिखना सीख गए? अब यहां से देखो कुछ कुछ कंडीशन को हमें फॉलो करते हुए चलना है। कभी भी जैसे अभी हम लोग को क्या था, इन लोग का कंसंट्रेशन भी तो क्वेश्चन में दिया रह सकता है। जैसे मान के चलो बोल देगा कि कंसंट्रेशन हम लोग को कितना है सी का, कंसंट्रेशन ऑफ सी कुछ भी बोल देगा, जैसे 0.1 मोलर ऐसे क्या कर दे देगा। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे? के ए क्यू। जैसे मान के चलो कोई भी रिएक्शन है, एक मान ही लेते हैं हम लोग, जैसे ए है प्लस बी है, बन रहा है हम लोग को सी और डी बन रहा है, ठीक है। इसका मान के चलो 2 है, इसका 1 है, इसका मान के चलो 3 है, इसका 2 है। क्लियर है? अब यहाँ पे दे दिया हम कंसंट्रेशन ऑफ ए, कितना दे दिया? मान के चलो कुछ भी 0.1 दे दिए, या फिर 2 3 कुछ भी दे देंगे, मान के चलो 2 मोलर। उसी तरह से कंसंट्रेशन ऑफ बी कितना दे दिया? मान के चलो 3 मोलर। उसी तरह से जो सी है, सी का दे दिया मान के चलो 1 मोलर। उसी तरह से जो डी है, डी का भी मान लो कि यहाँ पर 2 मोलर है। और पूछ दिया क्या चीज कि बताओ के इक्विलिब्रियम क्या होगा। तो क्या निकालना आसान है? कैसे करेंगे? डायरेक्ट जाएंगे हम लोग के इक्विलिब्रियम लिखने। तो सर यहाँ पे लिखेंगे पहले प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट क्या है? सी, सी का पावर 2। उसी तरह से डी, डी का पावर 1। नीचे क्या लिखोगे? ए, ए का पावर 2। उसी तरह से बी, बी का पावर 3। अब निकालना के ए क्यू कैसे हो जाएगा? सी का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, दिया हुआ कितना दिया हुआ है 1, तो 1, तो कंसंट्रेशन का वैल्यू 1 है, इसका पावर कितना है 2, तो इसका पावर कितना हो जाएगा 2 इंटू डी का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 2, 2 का पावर कितना हो जाएगा 1, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नीचे ए का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 2 मोलर, इसका पावर कितना है 2 इंटू बी का कितना दिया हुआ है 3, इसका पावर कितना हो जाएगा 3। अब सॉल्व कर लो, यहाँ से हो जाएगा 1 इंटू 2 और नीचे हो जाएगा 4 इंटू कितना 3 3 9। अरे जब पावर रहता है तो वह 3 इंटू 3 होता है, ना कि 9। बात को समझ रहे हो ना? तो 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 54। अब इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा आंसर। तो क्या तरीका समझ रहे हो कि कभी भी कंसंट्रेशन ही सब देगा, वहां पे पूछ देगा ये सब, तो क्या बन जाएगा। अब देखो तरीका सीखो, कभी भी अगर हम लोग को सॉलिड स्टेट में दे दे
क्या चीज दे दे, सॉलिड स्टेट में, कि कभी भी कोई भी रिएक्शंस दिया हुआ है, जैसे अभी एक और फंसाते हैं, वहां से पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान के चलो सेम रिएक्शंस दिया हुआ है, जैसे अभी यहाँ पे रिएक्शन जो दिया था यहाँ पे सभी में दिया रहेगा गैसियस, क्या रहेगा, गैसियस। अब मान के चलो फिर से रिएक्शंस दिया हुआ है A+B और बन रहा है हम लोग को C और क्या बन रहा है D। सेम सेम लिख देते हैं, किधर गया, 1 और 2 है, यहाँ पर 1 यहाँ पर 2, उसमें 3 है और क्या चाहिए 2, सारा कुछ इंफॉर्मेशन सेम ही है, बशर्ते यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉलिड, यहाँ पर लिख देते हैं गैसियस, उसी तरह से यहाँ पर रहेगा गैसियस और यहाँ पर रहेगा सॉलिड। इंफॉर्मेशन समझते जाना। इसका जो कंसंट्रेशन ये सब जो दिया है ये वाला देख रहे हो, ये वाला छोड़ो लिख ही देते हैं भाई ए बराबर जो दिया है कितना दिया है 2 मोलर, बी का कितना दिया हुआ था 3 मोलर, उसी तरह से सी का कितना था 1 मोलर, डी का कितना दिया था 2 मोलर। समझते जाओ। इसी प्रकार का रिएक्शन दिया हुआ है। अब पूछ दिया तुमसे क्या चीज, के इक्विलिब्रियम कितना निकलेगा। अब ध्यान से थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे समझ लो। कभी भी हम लोग के इक्विलिब्रियम ये सब निकालेंगे तो सॉलिड के लिए कभी भी निकलता नहीं है। सॉलिड फॉर्म कभी भी रहेगा तो उसका बराबर कितना हो जाएगा 1। जैसे हम लोग के इक्विलिब्रियम निकालेंगे तो हम लोग क्या लिखते हैं, अभी लिखते हैं सर कंसंट्रेशन ऑफ C इसका पावर कितना हो जाता 2, कंसंट्रेशन ऑफ D इसका पावर क्या चाहिए 1, नीचे लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ B इसका पावर 3, यही लिखते हैं। लेकिन अभी जैसे इन लोगों को कंसंट्रेशन दिया था, कंसंट्रेशन का वैल्यू भी पुट करता, लेकिन ऐसी गलती नहीं करना। सबसे पहले देखना है इस रिएक्शन में कि रिएक्शन में कहीं सॉलिड तो नहीं दिया है। अगर सॉलिड स्टेट में कभी है तो उसका कभी भी लेते नहीं है, उसका वैल्यू कितना हो जाता है 1, भले उसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो कौन कौन सॉलिड में है, A और कौन है D, मतलब A और D इसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये अभी कितना हो जाएगा, तो K इक्विलिब्रियम में देखोगे तो क्या बचेगा तुम्हारा C इसका कंसंट्रेशन का पावर कितना 2, यहाँ पर B इसका पावर 3। अभी इसका वैल्यू को पुट करके निकालना है। अब देखो गलती क्या होगा, ऐसा सवाल दे दिया और ऑप्शन में इसके अनुसार निकालोगे, इसका भी आंसर दिया रहेगा, और इसके अनुसार अभी चलता पहले डायरेक्टली तो उसका भी आंसर दिया रहेगा। अब गलती क्या रहेगा, तो सबसे पहले देखेगा आंसर वो मैच कर रहा है, तुरंत ही करके चल जाएगा, दूसरा सोचेगा तक भी नहीं, जबकि पता चल रहा है कि इसका भी आंसर दिया है और उसका भी आंसर दिया है। किसको मार क्या होगे, इसको, जो कि क्या हो जाएगा गलत। तो ध्यान में रखना कि कभी भी सॉलिड वाला रहेगा तो सॉलिड का कभी भी लिखते नहीं है। तो यहाँ पे देखो अब इसको पुट कर लो, सी का कितना दिया हुआ है 1 का पावर 2, उसी तरह से हम लोग चल रहे हैं बी का कितना दिया हुआ है 3 का पावर 3, तो यहां से कितना हो जाएगा 1 और नीचे कितना हो जाएगा 27। कोई दिक्कत, लिख लो जल्दी। देखो अब हम लोग देखने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अभी तक हम लोग देखे सिर्फ और सिर्फ के इक्यू का, किसका देखे हम लोग, के इक्यू का। अब इसका भी टाइप होता है, एक होता है जब प्रेशर के टर्म से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तब, और एक होता है जब उसको कंसंट्रेशन के टर्म में लेंगे तब। अगर किसी भी हम लोग रिएक्शंस को उसको जब हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन लिख रहे हैं या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहे हैं जिसमें सिर्फ दिया क्या चाहिए कंसंट्रेशन, समझते जाओ ना, नहीं समझोगे फिर दिक्कत में पड़ जाओगे। भले तुम लोग जान रहे हैं कि 1 नंबर का ही क्वेश्चन से आएगा, लेकिन एक एक करके ही बहुत ज़्यादा मायने रखता है, 40 को क्वेश्चन में रहेगा देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में हम लोग देख लिया कि कैसे लिखा जाता है। अब देखो के इक्यू को भी लिखने के लिए 2 तरीका होता है। जैसे हम लोग तो जान गए कि ऊपर होता है प्रोडक्ट, क्या होता है प्रोडक्ट, और नीचे क्या होता है रिएक्टेंट। लेकिन इसको भी रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका होता है कि प्रोडक्ट और जो रिएक्टेंट है, अगर इसका वैल्यू हमें कंसंट्रेशन के टर्म में दिया है, किसके टर्म में, कंसंट्रेशन के टर्म में, अगर कंसंट्रेशन के टर्म में है तो ये के इक्यू नहीं बल्कि उसको क्या चीज दिखाएंगे केसी से। ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, लेकिन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वहां पे जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को लिया जा रहा है वो किसके टर्म में लिया जा रहा है, कंसंट्रेशन के टर्म में लिया जा रहा है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि के इक्यू मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का 2 टाइप हम लोग को पढ़ना होता है। हम लोग और भी हम लोग देखते हैं यहाँ पर के एन
इस सब के लिए करके भी हम लोग को आगे चल करके न्यूमेरिकल बनाना होता है, लेकिन तुम लोग का सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ केसी है और क्या हम लोग को केपी। अब यहाँ पे समझना कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक बोलते हैं केसी, एक बोलते हैं केपी। ये केसी तब लेते हैं जब वहां पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है किसके अनुसार, कंसंट्रेशन के अनुसार, और ये केपी तब आएगा जब वहां पे किसके अनुसार लिखा जाए, प्रेशर के अनुसार। जैसे मान के चलो एक रिएक्शन है हमारे पास अल्फा ए प्लस बीटा बी, इससे बन रहा है क्या चीज, गामा सी, और प्लस में क्या चीज, डेल्टा डी। यही तो रिप्रेजेंट हम मतलब यही रिएक्शन तो हम लोग बार बार लेके चल रहे हैं। तो अभी भी देखो प्रोडक्ट, अभी प्रोडक्ट क्या किया है, सी और डी, लेकिन जब इसको कंसंट्रेशन के टर्म में, देखो कंसंट्रेशन जब भी दिखाते हैं तो उसको इस प्रकार से दिखाते हैं, तो ये तुरंत रिप्रेजेंट करता है किसको, कंसंट्रेशन को। किसको करता है, कंसंट्रेशन। तो कभी भी कंसंट्रेशन के टर्म में दिया है उसके अनुसार अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहे हैं तो उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसा दिखाना पड़ेगा, के सी से। कैसा दिखाएंगे, के सी से। वही जब हम लोग इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा रहे हैं और वहां पे अगर हम लोग को प्रेशर दिया है, क्या चीज दिया है, प्रेशर, कि ए का भी प्रेशर दे दिया कुछ भी एटीएम, इसका भी कुछ एटीएम दे देगा, इसका भी, इसका भी, और अगर उसके अनुसार अगर हम लोग को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किससे दिखाते हैं, केपी से। जैसे कि प्रेशर ऑफ सी, प्रेशर ऑफ डी, प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ बी। यहां पर क्या लिखते थे, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ सी, इस प्रकार से हम लोग लिखा करते थे। तो जब कंसंट्रेशन के टर्म में लिखेंगे तब केसी, और जब प्रेशर के टर्म में लिखेंगे तब केपी। कोई दिक्कत। और याद रखना कि जब प्रेशर रहता है तो इसमें भी ऐसा घेर मत देना। अरे बात को समझ रहे हो, ये घेर दिया इसका मतलब क्या कहला रहा है, वो कंसंट्रेशन। क्या कहला रहा है, कंसंट्रेशन। तो जब कंसंट्रेशन रहेगा तभी इस तरह से लिखेंगे, और नहीं तो फिर हम लोग स्मॉल ब्रैकेट देंगे। क्या चीज देंगे, स्मॉल ब्रैकेट। क्या समझ में आ गया। अब हम लोग को एक रिलेशन यहाँ पे पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन केसी और केपी। यहाँ से हम लोग को इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। यहाँ से रिलेशन दे करके गड़बड़ा करके देगा कि बताओ सही रिलेशन कौन सा है। अभी हम भी तुम लोग को यहाँ पे कंफ्यूज करवाएंगे ताकि कंसेप्ट क्लियर हो सके, समझना, ठीक है। हम लोग के पास एक चैप्टर होता था जिसको बोलते थे गैसियस स्टेट। क्या बोलते थे, गैसियस स्टेट, जो कि सिलेबस से हटा दिया गया। तो उसमें हम लोग बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अवोगाद्रो लॉ, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ते थे। वहां से कंबाइन करने के बाद एक आइडियल गैस इक्वेशन बनता था। जो आइडियल गैस इक्वेशन क्या बनता है, पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी, जहां पे पी बताता था प्रेशर को, भी बताता था वॉल्यूम को, एन बताता नंबर ऑफ मोल्स, आर बताता था गैस कांस्टेंट, उसके बाद टी बताता था टेम्परेचर। कोई दिक्कत। अब देखो इसी का रिलेशन को ले करके हमें पूरा सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो कभी भी हमें लिखना है केसी। क्या चीज लिखना है, केसी, और किसके बीच में रिलेशन निकालना है, केपी के बीच में। तो इसी मतलब किसी के बीच में भी अगर रिलेशन निकालना है, इसी इक्वेशन का हम लोग मदद करेंगे और इसी के माध्यम से लिखने के प्रयास करेंगे। समझना कैसे लिखेंगे, ठीक है। हमें चाहिए किसका किसका, केसी, और क्या चाहिए, केपी चाहिए। क्या चाहिए, केसी, और क्या चाहिए, केपी। अब इस इक्वेशन को हमें बनाना पड़ेगा, प्रेशर कहीं खोजना पड़ेगा, और क्या खोजना पड़ेगा, कंसंट्रेशन। अब हम लोग जानते हैं कि प्रेशर क्या यहाँ पे दिख रहा है, क्या प्रेशर हमें दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो प्रेशर दिख रहा है तो यहाँ पे हम लोग प्रेशर दिखा, लेकिन क्या हम लोग को कंसंट्रेशन दिख रहा है, कंसंट्रेशन तो दिख नहीं रहा। और हम लोग जानते हैं कि कंसंट्रेशन बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, और नीचे होता है वॉल्यूम। क्या होता है, वॉल्यूम। कभी भी कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं तो उसको हम लोग मोलैरिटी में मतलब कंसंट्रेशन को लेते हैं। किस में लेते हैं, मोलैरिटी। जो मोल कंसेप्ट को पढ़ा होगा उन लोग को पता होगा कि जब हम लोग को मोलैरिटी पढ़ते हैं तो मोलैरिटी का मतलब होता है मोल्स। ऊपर क्या होता था, मोल, और नीचे होता था वॉल्यूम। यही होता था क्या चाहिए हम लोग को, कंसंट्रेशन। अब बताओ हमें मोलैरिटी चाहिए। क्या चीज चाहिए, मोलैरिटी। यही कंसंट्रेशन को अभी किससे दिखा रहे हैं, सी से। अब हमें सी बनाना है। अब इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, ए हल्ला मतलब मन बना लिए हो कि अब नहीं समझना है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब चलने वाला है कि अभी ये सब केसी और केपी में रिलेशन देखोगे, अभी इक्विलिब्रियम में हम लोग भंग करेंगे। कंसंट्रेशन को चेंज करके, टेम्परेचर को चेंज करके, प्रेशर को चेंज करके, नंबर ऑफ मोल चेंज करके, तो इक्विलिब्रियम का जो कंडीशन था वो भंग हो जाएगा। भंग हो जाएगा तो फिर रिएक्शन जो हम लोग को दोनों तरफ सेम जा रहा था कि जितना इधर से कन्वर्ट हो रहा था उतना ही इधर कन्वर्ट हो रहा था, अभी गड़बड़ हो जाएगा।
जितना इधर जा रहा था उससे ज़्यादा इधर कन्वर्ट होने लगा, जो इधर जा रहा है इससे ये ज़्यादा जाने लगेगा। तो फिर हम लोग को देखेंगे तो रिएक्शन हम लोग को कन्वर्ट हो जाएगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ या फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ। तो एक वो स्पीड बढ़ जाएगा, एक वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये सब भी कंडीशन देखना है। फिर ये सब छेड़छाड़ हो जाएगा तो फिर उसको सुधारेंगे। सुधारने के लिए एक साइंटिस्ट आएगा जिसको बोलते हैं ले चैटरियल प्रिंसिपल, वो आएगा तो वो आएगा और उसके मदद से फिर इसको क्या करेंगे, हम लोग बैलेंस करेंगे। तो यहाँ तक जाएंगे तब कंसेप्ट हम लोग को क्लियर होगा। तो ये सब हम लोग छोटा छोटा चीज़ है, यहाँ पे उड़ जाओगे पूरा, तो इसको समझते जाओ ना, हल्ला करते हो। कंसंट्रेशन का मतलब समझ गया, मोलैरिटी, मोलैरिटी का मतलब मोल अपॉन में वॉल्यूम। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं दिख रहा था लेकिन कंसंट्रेशन हम लोग बना पाएंगे कैसे। तो हम लोग क्या यहाँ से प्रेशर को यहीं रहने देते हैं, NRT, भी को उधर भेज दो तो भी आएगा तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अब अभी क्या N/V को हम लोग क्या बोलते थे, कंसंट्रेशन। क्या इसको लिख सकते हैं, P = CRT लिख सकते हैं। तो हम लोग को देखो प्रेशर भी मिल गया और क्या निकल गया, C भी निकल गया। तो अब हम लोग को करना क्या होता है, समझते जाओ। प्रेशर और कंसंट्रेशन जिसके बीच में रिलेशन निकालने बोलेगा, डायरेक्टली उसमें के लगा देना है। क्या लगा देना है, के। जैसे हम लोग को KP बोला था, क्या बोला था, KP, तो यहाँ पे डायरेक्टली लगा देंगे क्या चीज, KP = इसके बदले क्या लिखेंगे, KC। क्या लिखेंगे, KC। बाकी जो बच जाता है RT, क्या बच जाता है, RT। ये RT को एक साथ लिखते हैं, क्या करते हैं, एक साथ। और यहाँ पर जो RT होता है इसका पावर में लिख देते हैं डेल्टा और यहाँ पे लिखते हैं N। अब धीरे धीरे समझ में आएगा क्या है कि नहीं है। सो समझना, ये हम लोग को रिलेशन निकल गया किसके किसके बीच में, KP और KC के बीच में। कि यहाँ पर देखो KP = KC और RT ऊपर में क्या है, डेल्टा N है। क्लियर है। अब यहाँ पर जो डेल्टा N है ये हम लोग को बता रहा है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स कहने का मतलब हम लोग लिखेंगे N2 - N1। कहने का मतलब यहाँ पे जब भी लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे मोल ऑफ प्रोडक्ट। क्या लिखेंगे, मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस यहाँ पर क्या लिखेंगे, मोल ऑफ रिएक्टेंट। इसी को हम लोग क्या दिखा रहे हैं, डेल्टा N से। बात को समझ रहे हो। T मतलब टेम्परेचर, R मतलब आइडियल गैस कांस्टेंट, KP तो समझ ही जा रहा है, KC समझ में आ गया। तो इन लोग के बीच में रिलेशन हम लोग को ये रहता है। अब देखो यहाँ से डायरेक्टली 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि वहाँ पे ऑप्शन दे देगा, बोल देगा रिलेशन बिटवीन KC एंड KP। अब कौन सा सही है। अब देखो तुम लोग के सामने क्या रहेगा। सो अब बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान से काम करना। अभी देखो ये तो रिलेशन समझ में आ गया कि कैसे हम लोग KP और KC का निकालेंगे, ठीक है। अब इसके रिलेशन के माध्यम से देखो क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि हम लोग को रिलेशन दे देगा और पूछेगा कि बताओ कौन सा करेक्ट रिलेशन है KP और KC के बीच में। अब बताओ कैसे इसको फाइंड आउट करोगे या फिर कौन होगा। अगर किसी का नहीं मिल रहा होगा तो लोग नन भी बोल सकता है। क्या होना चाहिए जनता। बी में कितने लोग हाथ उठा रहे हैं और बाकी सब देखो। अब यहाँ पे तुम लोग का एक्चुअल दिमाग लगवाने के लिए प्रेशर देना स्टार्ट कर रहे हैं। रुको
सबसे पहले देखो हम लोग रटे हुए रहते हैं ये वाला, क्या चीज रटे हुए रहते हैं कि सर हम लोग जैसे जाते हैं पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, तो इसको ड्राइव करते हैं तो हम लोग हो जाता है केपी इज इक्वल टू के सी आर टी, ऊपर में क्या होता है डेल्टा एन होता है। लेकिन देखो हम लोग को टर्म में किस में दिया है, केसी के, किसके अनुसार दिया है, केसी। तो हम लोग कुछ नहीं, हम लोग जाएंगे अनपढ़ जैसा, डायरेक्ट वहां पे हम लोग रिलेशन लिखेंगे पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। क्या लिखेंगे, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अब क्या करेंगे सर, हम लोग को रिलेशन किसके किसके बीच में पूछे है, केसी और किसमें, केपी। मतलब हमें कहीं ना कहीं प्रेशर की जरूरत है, किसका, कंसंट्रेशन। क्या कंसंट्रेशन दिखा, नहीं, लेकिन भी को जैसे इधर लाएंगे तो वो कंसंट्रेशन बदल जाएगा। मतलब P इज इक्वल टू एन बाई भी इंटू आर टी, इसके बराबर क्या होता है, कंसंट्रेशन। मतलब P इज इक्वल टू सी आर टी। अब दोनों में जब मिल जाता है तो डायरेक्टली सिर्फ करना क्या होता है, के और के लगा देना, बाकी जो बचता है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, डेल्टा एन लगाते हैं। तो यहां से ये बदल जाएगा केपी इज इक्वल टू के सी, और यहाँ हो जाएगा आर टी, इसके ऊपर कितना, डेल्टा एन। अभी देखो क्या इस प्रकार से रिलेशन कहीं दिखा, हम लोग को बराबर के इधर क्या मांगा है, केसी। क्या मांगा है, केसी। तो हम लोग केपी लिखने से कोई फायदा है नहीं, हम लोग को केसी निकालेंगे। अब मान के चलिए इसको इधर रहने देंगे तो बाकी सब तो इधर आ जाएगा। अब ध्यान से समझते जाना, अगर केसी बराबर जाओगे तो इधर क्या था तुम्हारा, केपी। अब बताइए इंटू में है कि डिवाइड में है, इंटू में। अगर इंटू वाला को इधर जाओगे कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो यहाँ पे आ जाएगा आर टी और इसका पावर कितना, डेल्टा एन। अब इसी को क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं, केपी इज इक्वल टू 1 अपॉन में आर टी और इसका पावर क्या चाहिए, डेल्टा एन। क्या ऐसा कहीं दिख रहा था, ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग को क्या हो जाता ये, अगर ऐसा ना देख करके क्या इस प्रकार से लिख देगा क्या उसका कोई दुख दर्द हो जाएगा क्या, केपी इज मतलब केपी और यहाँ पे लिख देता आर टी और इसका लिख देता माइनस डेल्टा एन, फिर भी हो सकता था नहीं हो सकता था। तो इसी तरह से वो कर करके क्या करेगा, फंसाते रहेगा। कभी यहाँ पे देखो 1 अपॉन में केपी लिख देगा, क्या वैसा होगा क्या, तो क्या रिलेशन पहचानने सीख गया कि ये होगा केसी और केपी के बीच में या फिर ये होगा, बात तो दोनों एक ही है। चलो इसको लिख लो। इस प्रकार का बहुत ज्यादा हम लोग को क्वेश्चन पूछने की चांसेस रहता है। देखो अभी जो हम लोग रिलेशन देखे केपी और केसी में, इससे रिलेटेड और भी सवाल हम लोग को पूछा जाता है। जैसे डायरेक्टली हम लोग को चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स देखना है। क्या चीज देखना है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। उसके बेसिस पे हम लोग को दिखाना है कि क्या क्या रिलेशन हो सकता है। जैसे डायरेक्टली हम लोग को बोल देगा, कोई भी रिएक्शन ही दे दिया मान के चलो, जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए, वो क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि डायरेक्टली मान के चलो ये सब रिलेशन है। जैसे यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, केपी इज ग्रेटर देन केसी। तो पूछ दिया कि बताओ इनमें से कौन सा रिएक्शन उसके लिए सेटिस्फाई होगा, या फिर डायरेक्टली कोई भी रिएक्शन दे देगा और पूछ देगा इसी तरह से रिलेशन कि यहाँ पे जो 4-5 गो रिलेशन जो दिया है इसी प्रकार से लिखा हुआ रहेगा, बोलेगा बताओ सेलेक्ट करो। तो उसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं कि रिलेशन तो हमें याद है कि केपी इज इक्वल टू क्या होता है, केसी आर टी और ऊपर क्या होता है, डेल्टा एन होता है। और ये जो डेल्टा एन है ये हम लोग को क्या बता रहा है कि कितना वहां पे हम लोग को चेंज हो रहा है नंबर ऑफ मोल्स में। लेकिन वहां पे जो नंबर ऑफ मोल्स चेंज निकालेंगे वो सिर्फ और सिर्फ किसका, गैस का। अगर सॉलिड रहा तो सॉलिड का कभी भी काउंट नहीं करेंगे। और वहां पे चेंज कैसे निकालते हैं, तो प्रोडक्ट माइनस क्या करते हैं, रिएक्टेंट। तो अब यहाँ पे देखो केस नंबर 1, अगर यदि डेल्टा एन का वैल्यू कितना हो जाए, 0 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा रहेगा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इसका वैल्यू होगा, अरे होगा ना। जैसे मान के चलो अभी हमारे पास आर टी है, आर टी का अगर 0 से बड़ा मतलब अगर 1 भी रहेगा फिर भी तो आर टी है कि नहीं है, आर टी है। अरे इसका यहाँ पे इंटू में है तुम्हारा क्या चाहिए, के सी, और इज इक्वल टू क्या चाहिए, के पी। अब ये जो के पी है और ये जो के सी है, अब अगर तुम लोग से पूछा जाएगा बताओ ये दोनों में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है, तो किसका बताओगे, के पी की के सी? के सी बड़ा है कि के पी बड़ा है, के पी बड़ा है। अरे यार तुम लोग देखो मैथ को खेलो, मान के चलिए यहाँ पे 6 है, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। और अगर मान कर चलो यही है तुम्हारा केपी और ये क्या है, केसी, और ये क्या है, आरटी। बताओ केसी बड़ा है कि केपी बड़ा है, केपी बड़ा है। ये देखो केपी, ये पूरा इक्वेशन और ये वाला दोनों इक्वल तब होता है जब इधर कुछ से हम लोग मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करो या फिर जोड़ो तो इसका मतलब ये हम लोग को बड़ा रहा होगा, ये क्या रहा होगा, छोटा। तो यहाँ पर इसलिए डायरेक्टली हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग को डेल्टा एन का वैल्यू कितना हो जाए 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा तो यहाँ पे 1 हो सकता है,
2 हो सकता है 3, कुछ भी होगा। इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, और ये वैल्यू किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? केसी के साथ। तो इतना मल्टीप्लाई करने के बाद किसके इक्वल हो रहा है? केपी का। मतलब बड़ा कौन है, केपी की केसी? केपी बड़ा है। क्या इक्वल है? क्या इक्वल नहीं है। तो जब हम लोग को 0 से बड़ा रह जाएगा उसका चेंज इन मोल, तो हम लोग का रिलेशन क्या हो जाएगा? केपी इज ग्रेटर देन किससे? केसी से। क्या समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से अगर डेल्टा एन का वैल्यू क्या हो जाए? लेस देन 0। क्या हो जाए? लेस देन 0। और लेस देन 0 होने के मतलब क्या है? माइनस में वैल्यू आएगा कि नहीं? इसका मतलब ये जो डेल्टा एन के जगह में लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? -n। और मतलब कि -1 मान के चलो, या फिर -2 कुछ भी रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग को जो आरटी है, आरटी के ऊपर माइनस में लिखना पड़ेगा। और जैसे माइनस में आएगा तो क्या इसको इसी प्रकार से लिखेंगे नहीं? इसका मतलब जो हम लोग का केसी है, केसी में डिवाइड करना पड़ेगा कितना से? आरटी, और उसका कुछ पावर रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे कुछ वैल्यू है, और यहाँ पर हम लोग को क्या लिखा हुआ है? केसी। केसी में कुछ डिवाइड करते हैं तब किसके इक्वल होता है? केपी का। अब बताओ इनमें से ये बड़ा है कि ये बड़ा है? केसी बड़ा है। जब हम लोग इंटू करते हैं तो इंटू में तब ये बड़ा हो जाता है। अगर डिवाइड कर रहे हैं इसका मतलब क्या? अगर ऐसे नहीं समझ रहा है तो इसको उधर भेज दो, तो किधर मल्टीप्लाई हो जाएगा? केपी इंटू क्या चीज? आरटी, और इधर क्या हो जाएगा? केसी। अब बड़ा कौन हो गया? तो कभी भी डिवीजन जिसके तरफ होता है वो बड़ा होता है, और जिसके तरफ मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। क्या दिमाग में बैठ जाएगा ये बात? तो यहाँ पे देखा कि डेल्टा एन लेस देन हम लोग को 0 है, तो हम लोग को क्या मिला वहां से? डेरिवेशन से केपी है, सो लेस देन है किससे? केसी से। और मान के चलो हम लोग को अगर डेल्टा एन कितना हो जाए? 0, तब क्या होगा? तो अभी हम लोग को रिलेशन देख रहे थे वही कि केपी इज इक्वल टू केसी, और यहाँ पे था आरटी, और यहाँ पे क्या है? डेल्टा एन। अगर डेल्टा एन का वैल्यू क्या हो जाए? 0, तो यहाँ पे पुट क्या करेंगे हम लोग? 0। और हम लोग जानते हैं बचपन से कि किसी के ऊपर 0 आ जाता है तो वो कितने के इक्वल होता है? 1 का। तो ये पूरी किसके इक्वल हो जाएगा? 1। मतलब यहाँ पे हो जाएगा केसी इंटू 1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या चीज? केपी। बता यहाँ पर केपी और केसी में किस तरह का रिलेशन देखने को मिल रहा है? इक्वल हो जा रहा है। तो जब हम लोग को डेल्टा एन का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो उस कंडीशन पे केपी और केसी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। वही अगर मान के चलो टेम्परेचर के बारे में, अगर टेम्परेचर क्या हो जाए? 1/r रहे, तब का कंडीशन क्या रहेगा? तो बस कुछ नहीं, यही रिलेशन हम लोग को फॉलो करना है। इसका मान के चलो भी कुछ पावर होगा, अरे है ना कुछ पावर, मान के चलो n है। तो अभी देखो टेम्परेचर कितना हो जा रहा है? 1/r। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? केसी, और यहाँ पे है r इंटू 1/में कितना? और यहाँ पे कुछ भी पावर रहेगा, r से r क्या चाहिए? खत्म। तो यहाँ से हो जाएगा केसी 1 का पावर में n। और हम लोग बचपन से जानते हैं कि 1 का पावर कुछ लगा दो, कितना होगा? 1। तो यहाँ से फिर आ गया क्या चाहिए? केसी इज इक्वल टू क्या चाहिए? केपी। फिर क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे 4 केस है, और ये चारों केस को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का सवाल को हम लोग को क्या करना है? सॉल्व करना है। ऐसा भी सवाल रहेगा या फिर रिएक्शन दे करके इस तरह का रिलेशन पूछेगा, तो दोनों क्या है? एक दूसरे का उल्टा है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। अब समझते हैं कैसे होगा। और ये पता है ना डेल्टा एन क्या होता है? तो हम लोग को होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका? गैस का। और माइनस कैसे करेंगे? पहले प्रोडक्ट और माइनस क्या चीज? रिएक्टेंट। तो अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि केपी और केसी, और जिसमें बताया गया केपी इज ग्रेटर देन क्या चीज? केसी। और अभी हम लोग देखें कि केपी तभी बड़ा होगा केसी से जब केसी में कुछ मल्टीप्लाई हो। कुछ क्या हो? मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई होने के लिए देखते थे कि आरटी में कुछ हम लोग को क्या रहे? आर, मतलब कि कुछ हम लोग को पावर है। इसका मतलब क्या यहाँ पे 0 के इक्वल होगा क्या? 0 से कम होगा क्या? नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए? 0 से ज्यादा। और 0 से ज्यादा तभी होगा जब चेंज वहां पे हम लोग को क्या हो? ज्यादा। देख लेते हैं यहाँ पर ये किस अवस्था में? सभी का सभी गैस में। हम लोग सभी के लिए निकालने जा रहे हैं डेल्टा एन। डेल्टा एन बराबर क्या होगा? प्रोडक्ट माइनस में रिएक्टेंट। प्रोडक्ट सिर्फ NH3 है। इसका मोल देखो, मोल वही होता है जो उसका स्टिक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट होता है। बता कितना है? 2। यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस रिएक्टेंट कौन कौन है? H2 और N2। इसका 3 और इसका कितना? 1। टोटल कितना हो गया? 4। तो 2 माइनस कितना? 4। किस में आ रहा है ये? नेगेटिव में। क्या नेगेटिव में हमें चाहिए क्या? नहीं, नेगेटिव वाला में ऐसा रिलेशन कभी होता नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। बी में चलो, इसका कितना है? 2 माइनस 1 और 1 2, कितना हो जाएगा? 0। क्या हम लोग को 0 वाला कंडीशन में कभी होगा? वो तो इक्वल हो जाता था। फिर चलते हैं हम लोग सी में। इसमें चलोगे तो 2 माइनस 2 और 1 कितना? 3। ये भी किस में आ रहा है? नेगेटिव। क्या ये भी होगा क्या? नहीं। वही चलेंगे डी में, तो इसमें देखो 2 माइनस इसका कितना? 1, किस में आ रहा है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव आता है तभी हम लोग का कंडीशन क्या होता है? फॉलो होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो एक और क्वेश्चन हम देंगे, उससे पहले ये वाला समझ लो।
रुक जा लिखना बाद में, इसको समझते चले जाओ। फॉर द रिएक्शंस, मान के चलो यहाँ पे CO प्लस Cl2 है, बन क्या रहा है हम लोग को COCl2। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है Kc अपॉन में Kp। क्या पता करना है? Kc अपॉन में Kp। कैसे निकालेंगे? तो हम लोग रिलेशन जानते हैं हम लोग कि Kp इज इक्वल टू होता है Kc और यहाँ होता है RT और ऊपर क्या होता है डेल्टा n। पहले डेल्टा n निकाल लो। जैसे हम लोग जाएंगे यहाँ पे डेल्टा n निकालने तो कितना निकल जाएगा? यहाँ पे कितना है 1 माइनस 1 और 1 कितना 2, कितना आ जा रहा है हम लोग को नेगेटिव -1 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा Kp इज इक्वल्स टू Kc और यहाँ पे लिखेंगे RT, इसका पावर कितना -1 और -1 होता है तो उसको क्या करते हैं नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को Kp इज इक्वल्स टू Kc अपॉन में क्या चीज RT और हमें चाहिए क्या चीज Kc अपॉन में Kp, मतलब Kc किधर रहने देना है Kp नीचे, तो इसको इधर ले और इसको इधर। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि Kc इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मतलब Kc अपॉन में Kp इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा RT। यही हो जाएगा हम लोग को आंसर। धस रहा है बात? चलो इसको लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। देखो यहाँ से भी सवाल हम लोग को पूछ सकता है। देखो क्वेश्चन पूछने का तो कुछ भी पूछ सकता है ना, तो तरीका सीख लो कि अगर इस तरह का सवाल अगर यदि पूछ दे तो हम लोग को घबराना नहीं है। हम लोग को यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट जो निकलता था जिसको हम लोग K से दिखा रहे थे, किससे K से। अब यहाँ पे K का वैल्यू को देख करके हमें पता करना पड़ेगा कि रिएक्टेंट हम लोग को ज़्यादा स्टेबल है कि प्रोडक्ट हम लोग को ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पर अगर कभी भी K का वैल्यू हम लोग को ज़्यादा मिले, क्या चीज़ मिले ज़्यादा, तो इसका मतलब वो क्या है प्रोडक्ट वहाँ पे क्या है स्टेबल है। वही अगर हम लोग देखेंगे K का वैल्यू जहाँ पे कम है वहाँ पे प्रोडक्ट लेस स्टेबल है और क्या हम लोग को स्टेबल है रिएक्टेंट स्टेबल है। तो ये जो रेट कांस्टेंट है इसके बेसिस पे हम लोग कोई भी रिएक्शन को पता कर सकते हैं कि वहाँ पे प्रोडक्ट स्टेबल है कि नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो कि स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, अब यहाँ पे पता कर रहे हैं जहाँ में से देखो Kc को इस प्रकार से लिखते हैं, Kp को तो ऐसे लिखते हैं, पता है। अब यहाँ पर जो K का जो वैल्यू होता है, अगर यहाँ पे K का वैल्यू जिसमें ज़्यादा, अगर K का वैल्यू ज़्यादा तो उसमें कौन स्टेबल है प्रोडक्ट। अगर K का वैल्यू लेस है तो इसका मतलब कौन स्टेबल होगा वहाँ पे रिएक्टेंट। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे समझ लो कि इन विच रिएक्शन प्रोडक्ट्स इज मोर स्टेबल, है तो सभी में प्रोडक्ट और सभी में स्टेबल तो होगा, लेकिन किसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल है। जैसे कि यहाँ पर देखो NH3 है, यहाँ पर NO है, इसी प्रकार से हम लोग को 4 ऑप्शन बना हुआ है। अब यहाँ पर देखो ये रिएक्शंस के लिए हम लोग K का वैल्यू दे रखा है, इसके लिए भी K का वैल्यू, इसके लिए भी और इसके लिए भी। अब यहाँ पे वैल्यू को पता करना है किसके पास ज़्यादा है। जिसके पास K का वैल्यू ज़्यादा वो क्या होगा ज़्यादा स्टेबल। बोला किसका है प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट का बोलता था जिसका वैल्यू सबसे कम रहता, उसमें क्या देखते हैं हम लोग रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल होता। अब यहाँ पे देखो 2.3 और इंटू में कितना है 10⁻⁻²। अगर यहाँ पे चलेंगे तो इसको देखो इस प्रकार से लिखोगे 2.3 और 10⁻⁻² मतलब 100 नीचे, यही ना होता है। अब इसको जब कैलकुलेट करोगे कितना हो जाएगा 0.023 इतना हो जाएगा। बात को समझ रहे हो। तो इसका वैल्यू तो इतना आ गया। इसमें देखो 10⁻² है मतलब कितना है 100। तो यहाँ पे चलोगे तो कितना हो जाएगा ये 200। क्लियर है। इसमें चलोगे तो कितना है 294। इसका देख लो 1.4 है, इसको डिवाइड कर रहे हो 10⁻⁴ मतलब 4 को 0 और 4 को 0 जैसे काटोगे 4 को डिजिट के बाद बढ़ेगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा 0.000 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 इतना आ जाएगा। अब बता इसका वैल्यू इतना है, इसका वैल्यू इतना, इसका इतना है और इसका इतना। बता सबसे ज्यादा कहाँ दिख रहा है सी में। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। क्या बात समझ में आ गया। तो इसी का बस घुमा फिरा करके क्वेश्चन देते रहेगा। चलो इसको नोट कर लो। देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी पैदा होता है। इसी तरह से रिएक्शंस देगा और डायरेक्टली रिलेशन बोल देगा K1 K2 K3 इसी तरह से, या फिर जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जहाँ से वैल्यू पूछा है इस तरह का भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है। तो कंसेप्ट सीख लो, उसके बाद कुछ भी क्वेश्चंस पूछेगा आसानी से बना सकोगे। सबसे पहले देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग K के ऊपर देखेंगे किस तरह से उसमें डिपेंड करता है, किस तरह का उसको अफेक्ट करता है। सबसे पहला जो पॉइंट देख रहे हैं क्या चीज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन। अब देखो होगा क्या, इसके लिए हम लोग 3 को केस देख रहे हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। ठीक है।
सबसे पहले देखो मान के चलो कोई भी रिएक्शंस दिया हुआ है, कोई भी रिएक्शन दिया हुआ है, जैसे मान कर चलो ए से बन क्या रहा हम लोग को, बी बन रहा है। इसका रेट कांस्टेंट जो दिया हुआ है वो हम लोग को क्या दिया हुआ है, K1। क्या दिया हुआ है, K1। अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शंस दिया हुआ है, अभी था ए से बी बन रहा था, अगर उसी रिएक्शंस को पलट दिया जाए, उसी रिएक्शन को क्या कर दिया जाए, पलट दिया जाए। जैसे रिएक्टेंट था ए, प्रोडक्ट क्या था बी, अगर प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना दिया जाए और रिएक्टेंट को क्या बना दिया जाए, प्रोडक्ट, तो उस समय रेट कांस्टेंट पे किस तरह का मतलब कि चेंजेस देखने को मिलता है। तो देखो अगर कोई भी रिएक्शन हमें दिया हुआ, जैसे यही हम लोग को रिएक्शन दिया हुआ था ए से क्या थे बी, तो उसका रेट कांस्टेंट क्या था, K1 था। अगर वही रिएक्शंस को हम लोग ऑपोजिट कर देते हैं, उसका उलट कर देते हैं, तो या इसका जो रेट कांस्टेंट बनेगा K2, वो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं बल्कि जो भी इसका रेट कांस्टेंट रहेगा वो हो जाएगा उसका डिवाइड में। किस में चल जाएगा, डिवाइड में। फिर से समझो, दोबारा समझो। जैसे मान के चलो कोई भी रिएक्शन से ले लिए, यहाँ पे ले लेते हैं N2 + H2 और ये बना रहा था हम लोग को मान के चलो NH3। अगर इसका रेट कांस्टेंट मान के चलो K1 था, K1 = मान के चलो कुछ भी ले लो, 2 ले लो, कितना ले लो, 2। अगर यही रिएक्शंस को इस तरह का वैल्यू दे दिया और बोल देगा कि बताओ रेट कांस्टेंट क्या होगा इस रिएक्शन के लिए, किस रिएक्शन के लिए, वो बोल देगा कि NH3 है, इससे बन रहा है क्या चीज, N2 और क्या बन रहा है H2, बोल देगा इसका जो K2 होगा, K2 क्या होगा। तो कभी भी कोई भी रिएक्शंस दिया रहे, अगर वही रिएक्शंस का उल्टा दिया हुआ है, क्या चीज है, उल्टा, तो अगर रिएक्शन उलट रहा है तो उसका क्या होगा, जो रेट कांस्टेंट होगा वो नीचे हो जाएगा डिवाइड में। किस में चल जाएगा, डिवाइड में। जैसे इसके लिए K2 था तो अभी K2 क्या हो जाएगा, यही रिएक्शन को तो उल्टे हैं, तो इसका जो भी रेट कांस्टेंट रहेगा वो कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में। जैसे यहाँ पर था 2 तो अभी कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्या कहानी समझ में आ रहा है। तो ये था कौन, केस नंबर 1। केस नंबर 2 क्या बताता है कि अगर हम लोग को कोई भी रिएक्शंस दिया होगा, कोई भी रिएक्शन दिया होगा, अगर उस रिएक्शंस का रेट कांस्टेंट मान के चलो K1 है, कितना है, K1, अगर उस रिएक्शन में कोई भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। जैसे क्या यहाँ पे कोई भी मल्टीप्लाई था क्या, नहीं, अगर उसमें मल्टीप्लाई कर दिए ए से, किससे कर दिए, ए से, तो जो भी वैल्यूज उसमें मल्टीप्लाई करेंगे उसका रेट कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, पावर में चल जाएगा। फिर से सुनते जाओ। जैसे मान के चलो इस वाला रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट कितना था, K1, इस रिएक्शन के लिए K2 मान के चल रहे हो, तो इसका जो K2 होगा वो K2 क्या होगा समझना। तो जो भी इसका रेट कांस्टेंट था वही रहेगा K1, लेकिन जो संख्या से तुम मल्टीप्लाई करोगे वो कहाँ चल जाएगा, उसका पावर में। मतलब जो K1 था, K1 के पावर में भी क्या चल जाएगा, A। कुछ बात समझ में आ रहा है। तो ये था हम लोग को केस नंबर 1 कि जब हम लोग उसका उलट देंगे तो उसका रेट कांस्टेंट को भी क्या करना है, उलट देना, मान के चलो, ठीक है। उसी प्रकार से केस नंबर 2 में कि कोई भी रिएक्शन में कोई भी संख्या से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रेट कांस्टेंट क्या है, उसका क्या चल जाएगा, पावर में चल जाएगा। उसी प्रकार से केस नंबर 3 का देखो कि अगर 2 रिएक्शंस को आपस में जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो 2 रिएक्शन को आपस में जोड़ेंगे तो उसका रेट कांस्टेंट क्या होगा, तो उसका रेट कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। कैसे समझो, यहां पर है ए से क्या बन रहा है, बी, यहां क्या चीज बन रहा है, सी से डी, इसका रेट कांस्टेंट कितना है, K1, इसका कितना है, K2। अब एक नया रिएक्शन हमें बना करके दे दिया और पूछ दिया क्या चीज, इसका रेट कांस्टेंट क्या होगा। तो कभी भी देखो ये जो रिएक्शंस बना ये कैसे बना है, तो लेफ्ट साइड देखो A + C है, क्या है, A + C, मतलब ये वाला रिएक्शन और ये रिएक्शन को जोड़ा होगा। जब भी रिएक्शन को जोड़ते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो यहाँ पे देखो A + C मतलब इस दोनों को जोड़े हैं। कभी भी इधर भी देखो B + D, तो आ गया वही चीज। तो कभी भी 2 रिएक्शन को आपस में जोड़ते हैं तो उसका जो रेट कांस्टेंट होता है उन लोग आपस में क्या होता है, इनटू हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो K3 होगा वो K3 क्या होगा, इसका रेट कांस्टेंट और इसका रेट कांस्टेंट दोनों आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। मतलब यहाँ हो जाएगा K1 और इनटू क्या हो जाएगा, K2। बात समझ में आ रहा है। 3 कंडीशन है, यही तीनों कंडीशन से बार बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे अभी ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तुरंत दिमाग में घुस जाएगा। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, कोई भी रिएक्शन रहा उस रिएक्शन को अगर हम लोग उलट देते हैं तो अरे पहचानने तो आ जाएगा ना। जैसे अभी ये रिएक्शन बताए, क्या पहचान लिया था ना कि देखो ये जो लिखा है उसी का उल्टा है, तो इसका जो भी रेट कांस्टेंट था उसी को क्या कर दो, उलट दो। लेकिन डिवीजन में ऐसा नहीं कि नेगेटिव और पॉजिटिव वाला मत कर देना। उसी तरह से कोई भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से इनटू करते हैं तो वो हम लोग को क्या चल जाता है, पावर में। अब कोई बोलेगा सर डिवाइड करेंगे तब, अरे यार अगर मान के चलो तुम A से डिवाइड करोगे, कुल मिलाकर के 1/2 से तुम मल्टीप्लाई तो कर रहे हो, वही ना हो जाएगा। तो इसका भी पावर अभी कितना हो जाएगा, 1/A हो जाएगा। कोई फर्क होगा क्या, नहीं। तो ऐसा बस बोलना नहीं कि सर मल्टीप्लीकेशन के लिए बताए तो डिवीजन वाला क्या होगा, बतिया वही होगा, ठीक है।
केस 3 में देखें कि दो रिएक्शंस को आपस में जब जोड़ते हैं तो उसका जो रेट कांस्टेंट होता है उन लोग क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इस क्वेश्चंस पे फोकस करो, ये क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर गिवन। जैसे कि S प्लस O2 था तो बन क्या रहा था, SO2। हमारे पास दिया क्या हुआ है, K1 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 52। यहाँ पर देखो S और O2 मिलकर के क्या बना रहा है, SO3। इसका रेट कांस्टेंट कितना है, 10 के पावर 129। अब हम लोग देखो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, ये वाला हम लोग को नया रिएक्शन है। अब ये नया रिएक्शन कैसे बना होगा, इधर है SO2, बता लेफ्ट साइड कहीं SO2 दिख रहा है, दिख रहा है क्या। अब देखो इसमें कहाँ SO2 दिख रहा है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, जो कि किधर है, राइट साइड में। और हमें चाहिए किधर, लेफ्ट साइड में। मतलब ये वाला रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। अरे तभी तो हम लोग आएगा, हमें चाहिए ये रिएक्शन, कहीं से भी ये रिएक्शन हमें बनाना होगा। अच्छा ये वाला लिख लिया है कुछ हद तक, इतना तक लिखा है, इतना तक थोड़ा सा, क्योंकि इधर मिटाएंगे तभी तो समझ में आएगा उसमें कितना हम चीज़ दें, क्वेश्चन भी गंदा हो जाएगा, समझते जाना। जैसे हम लोग को जो भी रिएक्शंस दिया रहेगा फाइनल जिसका पूछा गया है, तो जैसा पूछा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग भी क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले खोजने गए कि SO2 कहाँ दिखा, SO2 कहाँ दिखा, इक्वेशन नंबर 1 में, और वो भी कहाँ, राइट साइड। हमें चाहिए कहाँ, लेफ्ट साइड। मतलब इस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। जैसे उसको पलटेंगे, जैसे हम लोग को है SO2 से अगर पलट देंगे तो हम लोग को क्या बनेगा, S और प्लस में क्या बनेगा, O2। लेकिन इसका रेट कांस्टेंट कितना था, K1 10 के पावर -52। और हम ये भी बताएं कि जब रिएक्शंस को हम लोग पलटते हैं तो क्या होता है, बटम चल जाता है। तो तुरंत हम लोग को देखेंगे कि इसका जो रेट कांस्टेंट होगा K1 अभी 10 के पावर 52 नहीं, बल्कि 1/10 के पावर कितना हो जाएगा। क्या केस नंबर 1 अप्लाई हुआ, बात को समझ रहे हो। उसके बाद देखो ये तो मिल गया, अब हम लोग को चाहिए साथ में क्या चाहिए, O2। मतलब इसका वाला काम चल जाएगा, अरे यही ना काम चलेगा। मतलब इसको डायरेक्टली जोड़ेंगे, क्योंकि देखो SO3 चाहिए तो SO3 तो इधर ही है। मतलब इसको और इसको, मतलब इसको और इसको आप जोड़ देंगे तो काम बन जाएगा। देख लो कि अगर इसको और इसको करेंगे, जैसे यहाँ पर देखो क्या है, 2S और प्लस में क्या करेंगे, 3O2। तो देखो अभी क्या क्या बनेगा। सो उधर है हम लोग को 2SO3, यही ना है। अब ये दोनों का अगर हम लोग सम करेंगे, देखो क्या बनेगा, यहाँ से SO2 तो यहाँ से क्या बचेगा, SO2। और हम लोग जानते हैं जब रिएक्शंस को जब करते हैं ना, इसमें जोड़ घटाव थोड़ा उल्टा होता है। उस दिन भी बताए थे रेडॉक्स रिएक्शन वाला में भी, कि कभी भी हम लोग जब इस तरह से एरो रहता है, कभी भी रिएक्शंस वगैरह करते हैं तो इधर वाला और इधर रहता है, तो उन लोग आपस में क्या होता है, कट जाता है, आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल होते जाता है। जैसे यहाँ पर 2 गो सल्फर, यहाँ पे कितना सल्फर है, 1 सल्फर है। अच्छा सबसे पहले ये देखो, इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें देखो यहाँ पे, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग ना करना है, सबसे पहले देखो कि यहाँ पर 2SO2 चाहिए, और यहाँ पे SO2 कितना है, कितना है, 1 गो। इसका मतलब इसमें मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ता। चलो इसको लिखने से पहले थोड़ा सा उसको अरेंज कर ही लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग कदम उठाएंगे। क्या ये इक्वेशन से हम लोग काम चलेगा, नहीं। इस इक्वेशन को लाए तो ये तो उलट गया था, अभी भी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। और हम लोग जानते हैं कि जैसे कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं उसका क्या हो जाता है, पावर, उसका क्या हो जाता है, पावर। तो अभी देखो इसमें जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2SO2 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, 2S + 2O2। अब देखो इसका जो K1 था, अभी K1 क्या हो जाएगा, इसका जो पावर होगा 10 के पावर 52, इसका पावर में कितना चल जाएगा, 2 जाएगा। कोई दिक्कत है क्या सर, वहाँ पर K2 निकालने के लिए करना पड़ता है सर, जो 1/K2 चीज है, K1 नहीं K2। अरे तो ये यही रिएक्शन हम लोग निकाल रहे हैं, तो इसके लिए हार है, मान के चलो ये K2 है, रिएक्शन तो हमें यही ना जरूरत है, तो इसके लिए तो यही काम ना करना पड़ेगा। चलो तो अभी यहाँ से क्या समझ में आया कि इतना हम लोग को इसका वैल्यू हो जाएगा, और ई वाला करेंगे तो कितना हो जाएगा, K2 = 1/10 के पावर, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, कितना हो जाएगा, 4 और 104। अरे यही ना होगा, होगा कि नहीं होगा। और इसको सिंपल लिखना चाहो तो ये क्या बन जाएगा, K2 = 10 के पावर -104। क्या इस बात से सभी लोग मतलब संतुष्ट है कि नहीं है, कैसे कैसे वो समझ में आया। चलो अब इसको इसलिए करना पड़ा क्योंकि हम लोग को काम नहीं बन रहा था। अब देखो अगर ये इक्वेशन को इसके साथ जोड़ेंगे तो काम हम लोग को बन जाएगा। तो देखो अब उसको लिख लो, यहाँ पे है हम लोग को कितना, मैं समझ आ रहा इक्वेशन से कुछ नहीं आ रहा, इसलिए पूछते गए। किसी को अगर कुछ फंसेगा तो फिर से कहते जाना, और नहीं तो उड़ जाओगे सीधा। बहुत कंफ्यूजन वाला चीज़ है ये सब, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अभी देखो फिर से सबसे पहली बात, इसी तरह से कोई भी इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, शांति दिमाग से सुनते जाना, ठीक है, सारा बात समझ में आ जाएगा। इस प्रकार से इक्वेशन दिया रहेगा, हम लोग को निकालने बोलेगा। हम लोग को फाइनल जो रिएक्शन है कौन है,
ये वाला, इसी के ऊपर आंख बिठा करके रखना है, क्योंकि इसी के माध्यम से मेरे सारा कुछ सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने गए तो हमें चाहिए लेफ्ट साइड में क्या चाहिए, SO2। अब खोजेंगे कहाँ पे SO2 दिख रहा है, ये दोनों रिएक्शन में SO2 कहाँ दिखा है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट वाला में, लेकिन इसमें हम लोग चाहिए लेफ्ट साइड, दिख कहाँ रहा है, राइट साइड, तो इसको लेफ्ट साइड लाना पड़ेगा। अब इस रिएक्शन को लेफ्ट साइड लाने के लिए उलटना पड़ेगा, जैसे हम लोग उल्टेंगे तो क्या ये चीज बन जाएगा। और हम लोग अभी प्रॉपर्टी पढ़े केस नंबर 1, क्या होता है कि जब किसी भी रिएक्शन को हम लोग उलट देते हैं तो उसका रेट कांस्टेंट भी क्या होता है, 1 में आ जाता है, मतलब बट्टा में आ जाता है। तो यहाँ पे देखो K1 पहले कितना था, इतना, तो जैसे रिएक्शन को बदल दिए थे वो तो बट्टा में चल जाएगा ना। क्या यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है। उसके बाद अभी फिर से इसको जोड़ करके देखने जा रहे थे, तो यहाँ पे देखो SO2 चाहिए कितना, अभी है कितना, क्या सिर्फ 1 लेने से काम बनेगा, नहीं, हमें 2 चाहिए। 2 लाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये पूरे रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह से यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। और फिर केस नंबर 2 को याद करो, केस नंबर 2 में था कि कभी भी रिएक्शन में कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वाला उसका रेट कांस्टेंट का क्या हो जाता है, पावर बन जाता है। तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 2। तो क्या यहाँ से ये वाला यहाँ तक समझ में आया कैसे हुआ, अभी तक सारा कुछ क्लियर है। अब फिर आते हैं इस इक्वेशन में, अभी है ये वाला, अभी ये तक लाने के लिए इस इक्वेशन को जोड़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि राइट साइड में क्या चाहिए, SO3, कहाँ से मिलेगा, इसके साथ, तो हम लोग जोड़ देंगे डायरेक्टली इसके साथ। तो जैसे यहाँ पे इक्वेशन आएगा तुम्हारे पास क्या है, 2S + 3O2, अरे यही ना है, उसके बाद चल रहे थे क्या है 2SO3। अभी इसका रेट कांस्टेंट में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा, जो था वो अभी भी रहेगा, क्योंकि अभी कोई भी इसमें छेड़छाड़ नहीं किया गया है। तो इसका कितना है रेट कांस्टेंट, इसको अभी K1 ही रहने दो, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा K2, वो जितना है 10 के पावर कितना है 129। अब ये दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ोगे देखो यहाँ से 2S और यहाँ पे कितना 2S, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। यहाँ पे देखो 3O2 और यहाँ पे कितना O2, तो एक तो बच जाएगा। इसका मतलब यहाँ ज़्यादा है कि यहाँ ज़्यादा है, यहाँ पे, तो यहाँ एक वो बच जाएगा। इसका मतलब इसका जब इक्वेशन को देखोगे तो बनेगा SO2 2 और प्लस में यहाँ एक ना बचा है, क्योंकि 3 में से 2 माइनस हो गया तो बचा कितना, 1, तो यहाँ पे बचेगा क्या चीज़ से, O2। अब बताओ यहाँ से ये तो खत्म हो गया पूरा, अभी बचा कितना 2SO3, कोई दिक्कत है क्या। अब देखो ये वाला और ये वाला क्या मैच कर गया, कर गया, लेकिन अभी हम लोग क्या किए, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को आपस में जोड़े और बोल दे केस नंबर 3 को याद करो कि जब भी हम लोग 2 इक्वेशन को आपस में जोड़ते हैं तो उसका रेट कांस्टेंट क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। इसका रेट कांस्टेंट कितना था, इतना, मतलब हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे कि जो भी हम लोग K3 निकाल रहे हैं, इसके लिए क्या निकाल रहे हैं, K3, तो K3 = हो जाएगा K1 इंटू क्या चीज, K2। K1 अभी कितना निकाले हो, 10 के पावर -104 इंटू K2 कितना है 10 के पावर 129। हम लोग जानते हैं क्लास 7 6 से पढ़ते आ रहे हैं कि जब बेस सेम हो जाता है तो उसका पावर आपस में क्या होता है, जुड़ता है। तो इसका मतलब 10 के पावर में -104 और प्लस कितना 129 कर लो, यहाँ से प्लस माइनस घटेगा, 9 में 4 तो कितना 5, अब फिर यहाँ से चलोगे 2 में 0 तो 2, 1 में 1 तो 0, ये प्लस में चल जाएगा, यहाँ पे 10 के पावर। देखो ऐसा कहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर। क्या इस क्वेश्चंस के माध्यम से जो भी प्रॉपर्टी लिखा है तीनों समझ में आ गया। तो इसी प्रकार से और भी एग्जांपल हम भेज देंगे, उसको प्रयास करना बनाने का। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल।